नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी आज फिर से किसानों के बीच खेत में उतरे। घुटने तक कीचड़ और पानी से भरा यह खेत मखाने का है। जरा उस विजुअल को ले आइए स्क्रीन पर और जरा ये दिखाने समझाने की कोशिश यहां हम करें कि राहुल गांधी जिस खेत में उतरे हैं, घुटने भर पानी से भरा हुआ जो खेत है वो मखाने का है। वही मखाना जिसे मोदी जी खुद को खाते ही हैं, लोगों को भी खाने की सलाह देते हैं। हालांकि मखाना कितना महंगा बिकता है और इसमें किसानों को कुछ मिलता भी है या नहीं, इसकी परवाह भला किसे है। ये देखिए, यहाँ राहुल गांधी मखाना के खेत में हैं और बिहार में सबसे ज़्यादा मखाना की उपज होती है, आप जानते हैं। और लेकिन इस जो किसान हैं, इनको कितना कुछ मिलता है, इसकी परवाह भला किसे है। उन्हें बिहार की सत्ता चाहिए तो मखाना प्रमोशन शुरू कर दिया गया। लेकिन राहुल गांधी ने आज मखाना किसानों से मिलकर मोदी के इस प्रमोशन की भी पोल खोल दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। ट्वीट में क्या कुछ लिखा है उसको जरा आपके सामने लेके आता हूं। राहुल गांधी ट्वीट में लिख रहे हैं कि बिहार दुनिया का 90% मखाना उगाता है। जरा उस ट्वीट को भी ले आइए। बिहार दुनिया का 90% मखाना उगाता है, मगर दिन रात धूप पानी में मेहनत करने वाले किसान मजदूर मुनाफे का 1% भी नहीं कमाते हैं। आज इन किसानों से उनके खेतों में मिलकर उनकी आप बीती जानी। बड़े शहरों में 1000-2000 रुपए किलो बिकता है, मगर इन मेहनत कशों पूरे उद्योगों की नींव को मात्र नाम मात्र का दाम मिलता है। कौन है ये किसान मजदूर? अति पिछड़े, दलित, बहुजन। ये बता रहे हैं कि आखिर कौन है ये किसान मजदूर। ये वो हैं जो अति पिछड़े हैं, दलित हैं, बहुजन हैं। पूरी मेहनत इन 99% बहुजनों की और फायदा सिर्फ 1% बिचौलियों का। वोट चोर सरकार को ना इनकी कदर है, ना फिक्र, ना आय दिया और न ही न्याय। वोट का अधिकार और हुनर का हक एक सिक्के के दो पहलू हैं और इन दोनों को ही हम खोने नहीं देंगे। वोट का अधिकार और हुनर का हक, इन बातों को, ये जो बातें यहां कही जा रही है, वोट का अधिकार और हुनर का हक, इन बातों को एक साथ रखकर यहां राहुल गांधी ने बीजेपी के सामने एक और चुनौती खड़ी कर दी है। दोस्तों, इस रणनीति का कोई तोड़ बीजेपी के पास फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर वो हुनर को उसका हक देने लग जाएं तो फिर उन उद्योगपतियों का क्या होगा जिनकी दौलत मोदी सरकार के काल में कई गुना बढ़ गई है। आप समझ रहे होंगे कि किन उद्योगपतियों का यहां जिक्र हो रहा है। किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं, हर किसी का हक मोदी सरकार ने मारा और जनता हर जुल्म को चुपचाप सहती रही। लेकिन अब वोट का हक मारने पर सरकार आई तो जनता जाग उठी है। बिहार की वोटर अधिकार यात्रा की धूम बता रही है कि इस बार मोदी की दाल बिहार में नहीं गल रही और मोदी के चक्कर में नीतीश कुमार जो हैं वो भी अपनी साख गंवा रहे हैं। लोगों में अब नीतीश को लेकर भी नाराजगी बढ़ रही है। लोग अब तक मोदी का नाम आने पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हैं और जल्दी ही नीतीश भी इसके लपेटे में आ सकते हैं, क्योंकि बिहार में उनके सीएम रहते लाखों लोगों को वोटर लिस्ट से हटना पड़ा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के बाद हालात बदलते दिख रहे हैं। इधर बीजेपी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को दबाने के लिए फिर नए पैंतरों पर उतर आई है। मोदी के गया जी आने पर, जो पहले गया नाम से जाना जाता था शहर, उसको अब गया जी कहने लगे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया जी गए थे और वहां जाने पर तेजस्वी यादव ने जुमला जी लिखा तो उन पर एफआईआर हो गई है। लेकिन मनोज झा ने बता दिया है, मनोज झा आप जानते हैं, मनोज कुमार झा जो आरजेडी के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं, उन्होंने बता दिया है कि इस हिसाब से तो अमित शाह पर भी एफआईआर होनी चाहिए। आइए जल्दी से सुन लेते हैं मनोज झा को और उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुनिए। मीडिया पोस्ट किया था जुमला जी, प्रधानमंत्री जी आ रहे थे गया जी में और जुमलेबाजी उनका शगल भी है, उनकी पॉलिटिक्स का अभिन्न हिस्सा है और एफआईआर से डराने की तो कोशिश ना करें। जुमला जी भी तो उन्हें खुद उनके गृह मंत्री कह चुके हैं एक न्यूज चैनल के प्रोग्राम में कि 15 लाख रुपए की बात हो या 2 करोड़ रोजगार की बात हो, ये चुनाव में बोले जाते हैं। एक एफआईआर वहां भी बनता है। महत्वपूर्ण मुद्दा है जो पूरे बिहार ही नहीं देश में है
वोट चोर गद्दी छोड़। ये मत चोरी, मत की डकैती, ये मुद्दा है। इसको डाइवर्ट करने के लिए आप 100 FIR कराइए, हासिलात कुछ नहीं होगा। तो जाहिर है कि इस तरह के पैंतरों से न तेजस्वी रुकेंगे और न ही राहुल गांधी रुकेंगे, बल्कि इन दोनों की मौजूदगी में तो जनता झूम रही है। एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि इस वीडियो के बाद कॉपीराइट स्ट्राइक तो हमारे ऊपर आएगा, लेकिन ये वीडियो दिखाना बहुत जरूरी है और इस साउंड के साथ दिखाना जरूरी है, क्योंकि यहां पर आप देखिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये देख रहे हैं, लेकिन म्यूजिक के साथ, साउंड के साथ दिखा रहा हूं। जनता झूम रही है, राहुल गांधी थाप दे रहे हैं और हाथ घुमा रहे हैं तेजस्वी यादव। फुल स्क्रीन पोस्ट में नजर आ रहा है कि तेजस्वी यादव हाथ हिलाकर जनता का साथ दे रहे हैं और साथ में राहुल गांधी भी थाप दे रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले दोस्तों बीजेपी और एनडीए खेमे में जहां तनाव, खीज, झुंझलाहट ये सब दिख रही है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की ये लोगों के साथ खुशी बांटती हुई तस्वीरें बता रही हैं कि महागठबंधन जनता को अपने साथ ला चुका है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या इस बार जनता वोट चोर महाराज को टाटा बाय बाय कहेगी। जी हां, वोट चोर महाराज राहुल गांधी ने यही कहा है। यह भी जरा सुन लीजिए, वोट चोर महाराज कह किसको रहे हैं, और यह एक अंदाज अलग है। जरा सुनिए राहुल गांधी को। वोट चोर महाराज बिहार आए, आज गया गए, गया गए और कहते हैं SIR की बात करते हैं। भाइयों और बहनों, SIR की बात करते हैं और मैंने जो मुद्दा उठाया, जो माधेपुरा कर्नाटक की एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोट निकले, जिसके माध्यम से बीजेपी चुनाव जीती, उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कहते हैं? हरियाणा के चुनाव के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? मणिपुर में जो हो रहा है उसके बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? सच्चाई ये है भाइयों और बहनों कि इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री बीजेपी मिलकर लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं, संविधान को मिटाने में लगे हैं। तो सुन रहे थे आप, यहां पे एक तो वोट चोर महाराज से शुरुआत की है राहुल गांधी ने, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन, बीजेपी सबने मिलकर क्या कुछ किया है, संविधान को यहां चुरा रहे हैं, वोट को चोरी कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यह वीडियो राहुल गांधी का कल का है, इसी कार्यक्रम में आपने लाइव देखा था। भागलपुर का यह वीडियो है, भागलपुर में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। आज राहुल गांधी कटिहार पहुंच चुके हैं, वहां भी भाषण होगा, वो भाषण भी सीधे आप तक हम पहुंचाएंगे। भागलपुर का यह वीडियो है जहां जनसभा के दौरान बिजली भी काटी गई। राहुल गांधी की सभा शुरू होने वाली थी, लेकिन उससे पहले वहां बिजली काट दी गई, लेकिन अंधेरे में भी आवाज सुनाई देती है। यह राहुल गांधी ने कल बता दिया था कि बिजली काट दिया तो क्या हुआ, लेकिन अंधेरे में भी आवाज सुनाई देती है। यह जो यात्रा चल रही है, वोटर अधिकार यात्रा है, यानी वोटों की चोरी नहीं होने देंगे। और एक बड़ी जो बात यहां लगातार चल रही है, एक बड़ा स्लोगन लगातार चल रहा है, वो है वोट चोर गद्दी छोड़। और यह वोट चोरी, इसका खुलासा राहुल गांधी ने किया था जब उन्होंने अभी कह भी दिया, महादेवपुरा जो बेंगलुरु सेंट्रल सीट है और वहां पर एक विधानसभा की तस्वीर उन्होंने पेश की थी। लेकिन इस चीज की तहकीकात तो अभी चल ही रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि उधर केरल में एक बीजेपी नेता है बी गोपाल कृष्णन ने कहा है कि त्रिशूर सीट 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए हमने दूसरे राज्यों के मतदाताओं को यहां जोड़ा था। जिन सीटों पर हमें जीतना है, वहां जरूरत पड़ी तो हम जम्मू कश्मीर से भी लोगों को लाएंगे, उन्हें यहां लाएंगे, यह सुनिश्चित करेंगे कि वे मतदान करें। इसमें कोई संदेह नहीं है, हम आगे भी ऐसा करेंगे। यह कोई फर्जी मतदान नहीं होता। फर्जी मतदान का
मतलब होता है कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उसके नाम पर वोट डालना, या एक व्यक्ति को दो बार वोट डालना। यानी ये साफ साफ कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो हम भले जम्मू कश्मीर के लोगों को लेकर आए, और ये त्रिशूर सीट जो है यहीं पर जीत हुई थी बीजेपी की 2024 में। जो खाता खुला था केरल में, एक खाता यहीं खुला था, और यहां के ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं, लेकिन केरल के बीजेपी के जो सेक्रेटरी हैं MT रमेश, उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा वो भी बता देता हूं। वो कह रहे हैं कि कानून के तहत अगर भारत का कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर 6 महीने से ज्यादा यानी अधिक समय तक रह लेता है तो वो वहां की मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है। चुनाव आयोग की तरफ से मान्यता प्राप्त 6 पहचान पत्रों में से किसी एक और 6 महीने के निवास प्रमाण पत्र और पड़ोसी के सत्यापन के आधार पर कोई भी व्यक्ति मतदान दे सकता है। इसमें कश्मीर के लोग भी शामिल हैं। यानी हम कश्मीर के लोगों को भी लाकर वोट दिलवाए थे या दिलवाएंगे, और ये हमारा अधिकार है। ये बता रहे हैं बीजेपी के केरल के सचिव, सेक्रेटरी, और बीजेपी के एक नेता ने तो साफ साफ कह दिया कि त्रिशूर सीट जो है हमने जीती कैसे। ये आप देख लीजिए कि कैसे फर्जीवाड़ा है, और इसी फर्जीवाड़ा के खिलाफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लगातार यहां बिहार में यात्रा कर रहे हैं, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यानी साफ साफ है कि वोट चोरी का खुलासा धीरे धीरे और हो रहा है। लेकिन राहुल और तेजस्वी की जो चुनौती है, उन चुनौतियों का सामना नरेंद्र मोदी कैसे करेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यहां पहले बिहार में नीतीश कुमार मेरी नकल कर रहे थे, अब तो नरेंद्र मोदी भी मेरी नकल करने लगे हैं। गमछा कल घुमा रहे थे नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा जब गए थे, वो तस्वीर भी आपको दिखा देंगे हम, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस अंदाज में घुमाते हैं गमछे को तेजस्वी यादव। आखिर नकलची मैन क्यों बन रहे हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, यह भी समझेंगे। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों के बीच हम आते हैं और उनके जरिए इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर देखिए इस वक्त मात्र 2 साथी हमारे हैं, धीरे धीरे और साथी जुड़ेंगे। प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। प्रशांत जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, आप दोनों का स्वागत पहले करता हूं, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रशांत जी चलेंगे, केरल भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले जरा हम मखाने के खेत में चलते हैं। मखाने के खेत में राहुल गांधी पहुंचे और बिल्कुल आनंद फानंद में इस ढंग से पहुंचे कि शॉक्स पहने हुए, मोजा पहने हुए ही कूद पड़े उस खेत में। बीजेपी के लोग ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि राहुल गांधी की मंशा क्या थी, और उसके बाद उन्होंने जो लिखा है वो मायने रखता है, जिसमें साफ साफ, और नरेंद्र मोदी मखाना खाने की वकालत करते रहे। ये देखिए राहुल गांधी गए हैं और शॉक्स पहने हुए चले गए। कोई बात नहीं है, जाने अपनी मर्जी है, आप पैजामा कुर्ता में चले जाइए, क्या दिक्कत है। लेकिन सवाल ये है कि यहां क्या पैगाम देते हुए, और जिन चीजों को, जिन बातों को यहां उल्लेखित करने की कोशिश होती रही है वोटर अधिकार यात्रा के जरिए। अब चूंकि ये यात्रा का आज 7वां दिन था, अब और 1 तारीख को इसका समापन है, उससे पहले आपके पास भी बहुत सारी खबरें हैं बिहार से आ रही हैं। क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है बिहार में इस यात्रा से? देखिए, पहले तो मखाने की बात कर लें, क्योंकि मखाना खेत आप दिखा रहे हैं, और आपने बताया कि 80 से 90% जो मखाना हम खाते हैं दुनिया भर में, वो बिहार में पैदा होता है, आसपास मधुबनी के आसपास के इलाकों में पैदा होता है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने मखाना बोर्ड का गठन किया था, और बहुत उस पर बड़े बड़े भाषण और मीडिया कवरेज और सब हुआ था। हकीकत यह है कि मखाने की खेती बहुत मेहनत का काम है। पानी के अंदर उसकी पैदावार होती, फिर उसकी प्रोसेसिंग है, और मखाना बिकता है लगभग 1000 रुपए किलो, और विदेशों में भी जाता है। मखाने के किसान को कितना मिलता है, कुछ ऐसी रिपोर्ट है मैंने देखी जिसमें 30 रुपए और 40 रुपए मिलता है प्रति किलो। ये जो विंडफॉल प्रॉफिट है, ये किसकी जेब में जा रहा है? और ये मखाना बोर्ड बना तो उसने इन किसानों के जीवन को क्यों नहीं सुधारा? आज भी यही दाम है। मैं तो बहुत रीसेंट रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ जी, जो मैंने पढ़ी और देखी है। तो ये भाषण और जमीन पर दोनों सच्चाई अलग अलग दिखाई देती है। वो बिहार के लोग भी देख रहे हैं, बाकी देश के लोग भी देख रहे हैं।
दूसरी एक बात, इसके पहले कि मैं बिहार में आऊं, ये जो 30 दिन को गिरफ्तार करने वाला जो मामला एक लॉ लेकर आए और वो चला गया अभी स्टैंडिंग कमेटी के पास, उसमें चंद्रबाबू नायडू बहुत नाराज हैं। और नीतीश कुमार का तो मुझे पता नहीं कि वो कहाँ है, सरेंडर कर चुके हैं बिल्कुल, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने बहुत नाराजगी जताई है, ऐसी खबरें आ रही हैं, और उन्हीं के दबाव में वो बिल जो है सेलेक्ट कमेटी में गया है। अब आते हैं जी बिहार के मामले में। देखिए, हम लोग कई दिन से चर्चा कर रहे हैं SIR की, और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जनता के बीच में ये मामला वोट चोरी का चला गया है। अब जब जनता के बीच में कोई मुद्दा जाता है, हम लोगों ने कई ऐसे मुद्दे देखे, चुनौती क्या विपक्ष के सामने, और ये मुद्दा करेगा क्या, जरा इसका कुछ विश्लेषण हम लोग करते हैं। अगर इसको एक शब्द में कहें हम कि इस मुद्दे की, यानी वोट चोर गद्दी छोड़, ये जो वोट चोरी का मामला है, इस मुद्दे की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अब प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या, मैं बता देता हूं कि अब ये मुद्दा केवल राहुल गांधी, तेजस्वी यादव का या CPI-ML या VIP पार्टी का नहीं है, यानी महागठबंधन की पार्टियों का नहीं, भले ही इन्होंने उठाया। अब ये मुद्दा बिहार के लोगों का मुद्दा बन गया, और जब ऐसा होता है तो मुद्दे की, उसको हम कह सकते हैं कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब चुनौती है कि इसको आप कहां तक ले जाते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको कि भ्रष्टाचार और VIP कल्चर के विरोध में, इन दो मुद्दों पे अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए और जनता ने उनको हाथों हाथ लिया। ये जो VIP कल्चर के प्रति गुस्सा था और जो भ्रष्टाचार सरकार में था, ये दोनों मुद्दे अरविंद केजरीवाल के हाथ से आगे बढ़ गए, वो जनता के मुद्दे बन गए। और जनता के मुद्दे बनने के बाद खुद अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को छोड़ दिया जी। वो नीली वैगन आर गायब हो गई, बड़ी गाड़ी आ गई, और एक VIP कल्चर भी वहां दिखाई देने लगा। और साथ साथ भ्रष्टाचार के मामले पे भी हम जानते हैं कि कैसे कैसे आरोप लगे और क्या क्या हुआ। आरोप सही है गलत है वो अलग बात है, लेकिन अरविंद केजरीवाल सिर्फ आरोपों के आधार पर राजनीति कर रहे थे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मुद्दा था वो जनता के बीच में चला गया था, वो वहां से हटे, और उसके हटने का जो खामियाजा हम आपके सामने देख रहे हैं। तो ये जो मुद्दा है, ये जनता के बीच में चला गया है। अब गठबंधन को, महागठबंधन को या इंडिया गठबंधन को के सामने चुनौती है कि इस मुद्दे को कितने अंजाम पे वो ले जाते हैं। अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, इम्पैक्ट है, और हकीकत ये है कि इस मुद्दे ने बिहार के तमाम सारे मुद्दों को ओवरलैप कर लिया। इस वक्त चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा। तो जब चुनाव की घोषणा होगी और बीजेपी अपना चुनाव कैंपेन शुरू करेगी, तो विपक्षी जो गठबंधन है, महागठबंधन है, उसका जो स्टार्ट पॉइंट है रेस का, वो काफी आगे है। बीजेपी 0 से स्टार्ट करेगी, ये इनके पास स्टार्ट पॉइंट ऑलरेडी है। इस मुद्दे पे बीजेपी एंट्री नहीं ले सकती है। इस मुद्दे पे बीजेपी जितना एंट्री करेगी, जितना नरेंद्र मोदी SIR को डिफेंड करेंगे, जितना चुनाव आयोग अग्रेसिव होगा, उतना बीजेपी को नुकसान होगा, उतना राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को इसका फायदा मिलेगा। ये बात समझ, फैक्ट है। अब जिम्मेदारी क्या है कि जनता के बीच में कुछ और होता है और EVM से कुछ और निकलता है। ये बहुत बड़ी चुनौती है, और इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये बहुत दावे से नहीं किया जा सकता, कहा जा सकता कि ये चुनाव निष्पक्ष होंगे। हम लोग महाराष्ट्र में देख चुके, हम लोग हरियाणा में देख चुके, राजीव कुमार को देख चुके, और राजीव कुमार का अगला संस्करण है ज्ञानेश कुमार, उनसे 2 हाथ आगे हैं। गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है।
अब सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है कि बिहार में चुनाव निष्पक्ष हो, बिहार में मतदाता बड़े संख्या में ना काटे जाएं, टारगेटेड डिलीशन ना हो, कुछ जातियों का, कुछ सामाजिक समूहों का, खासकर उन लोगों का जो कि महागठबंधन के समर्थक लोग हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि सुप्रीम कितना पारदर्शी और कितना समावेशी और कितना जवाबदेह सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट को हम सब ने देखा कि चुनाव आयोग से वो डील करती है तो वो किस हद तक जाते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, हम लोग टीएन सेशन को जानते हैं। टीएन सेशन का एक तस्वीर हम जानते हैं कि बड़ा अग्रेसिव मुख्य चुनाव आयुक्त थे, लेकिन उन्हीं के समय ये मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन बना, यानी तब सिर्फ एक होता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसके बाद वो 2 और लोग जुड़े जो आज भी है जी। ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। टीएन सेशन बाकी 2 चुनाव आयुक्तों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी। वो ताला भी लगा देते थे उनके दफ्तरों में, एमएस गिल और जीवीजी कृष्णमूर्ति के कमरों में, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एक भी नहीं सुनी और मल्टी मेंबर चुनाव आयोग बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत अख्तियार है कि वो चाहे कि बिहार में चुनाव निष्पक्ष हो जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट चाह जाएगा, सुप्रीम कोर्ट करवा भी देगा, लेकिन गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी इतनी नहीं बची है कि उसके ऊपर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो हमको दिखाई दे रहा है वो ईवीएम से भी निकल कर आएगा। जी राजीव। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये दिखाई नहीं दे रहा। जरा अमलेंदु जी के पास चलते हैं। अमलेंदु जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? और सबसे बड़ी चीज कि बिहार में जिस बात को लेकर ये वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, क्या ये जनता तक, जन तक पहुंचाने में इन 7 दिनों में विपक्ष या विपक्षी दल के नेता यहाँ पर सफल होते हुए दिखाई देते हैं? दूसरी बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि अब इसी यात्रा में एमके स्टालिन, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, डीएमके के मुखिया हैं, वो इस यात्रा में 27 तारीख को शामिल हो रहे हैं। प्रियंका गांधी 26-27 लगातार रहेंगी। 28 तारीख को अखिलेश यादव इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये यात्रा अब जाकर एक अपनी ताकत, विपक्षी दलों की ताकत में तब्दील होते हुए सुनने में आ रहा है कि आखिरी दिन लगभग 20 विपक्षी दलों के नेता पटना के गांधी मैदान में रहेंगे। इस यात्रा का जब समापन होगा तो एक अपनी ताकत दिखाने की कोशिश वहां होगी। और उससे पहले जो खुलासे और जिस प्रकार चुनाव आयोग के ऊपर सीधा प्रहार इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं गलतियां पर गलतियां करता रहा है। सुप्रीम कोर्ट में उसने कई गलतियों की बात मानी है, इसलिए भी, इस आधार पे भी कैसे देखा जाए? राजीव जी, एक तो आज वो 7 दिन की समय सीमा जो थी, जो ज्ञानेश कुमार जी ने बहुत मेज तोड़ कर दी थी कि या तो हलफनामा दो या माफी मांगो, वो समय सीमा निकल गई। और उस समय सीमा के बाद अब ज्ञानेश कुमार जी जो है, उनका कुछ सामने आया नहीं कि ज्ञानेश कुमार जी अब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि नहीं करेंगे और क्या करेंगे। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी ने जितनी मेज तोड़ी थी राजीव जी, वो मुद्दा और ज्यादा जनता के बीच चला गया और ये हुआ कि भाई चुनाव आयोग को ठीक उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्यों आना पड़ा जिस समय राहुल गांधी वोट चोरी के खिलाफ अपनी यात्रा शुरू कर रहे थे। उसी समय ज्ञानेश कुमार जी थे वो नमूदार हुए टीवी चैनल्स पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की। राजीव जी, इन 7 दिनों की यात्रा राहुल गांधी की पूरी हो चुकी है, बीच में 2 अगर आप छुट्टियां निकाल लें तब भी। लेकिन इन 7 दिनों में बिहार तो आंदोलित हुआ ही है राजीव जी। बिहार में जबरदस्त तरीके से ये मामला जन जन के बीच पहुंच चुका और सड़कें बिहार की बता रही हैं कि लोग कितनी बेसब्री से राहुल का इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों ने कई बार वो वीडियो दिखाया कि कितने उत्साह के साथ जो है जनता जो है वो सड़कों पर खड़ी इंतजार कर रही है और राहुल गांधी का एक झलक पाने के लिए बेताब है। मुद्दा जमीन पे पहुंच चुका है, जन जन तक पहुंच चुका है। राहुल गांधी जैसे ही कहते हैं कि वोट चोर, नीचे से अपने आप जो है आने लगती है आवाज की गद्दी छोड़, और जैसे वो कहते हैं नरेंद्र मोदी, तभी नीचे से आवाज आने लगती है वोट चोर। तो ये राजीव जी, अगर जनता के बीच मुद्दा नहीं पहुंचता है तो जनता से स्वतः स्फूर्त आवाजें नहीं आती, लेकिन ये स्वतः स्फूर्त आवाजें आने लगी हैं। इसका मतलब जनता के बीच ये मुद्दा अच्छी तरीके से पहुंच चुका है। और सिर्फ बिहार नहीं राजीव जी, यात्रा तो बिहार में निकल रही है, लेकिन इसकी गूंज जो है
वो पूरे देश में सुनी जा रही है। और पूरे देश में यह बात है कि नरेंद्र मोदी चोरी के वोटों से प्रधानमंत्री बने हुए, ईमानदारी से उनकी सरकार नहीं बनी है। ये बात आम जनमानस के बीच एकदम पूरी तरीके से पहुंच चुकी है। अब राजीव जी, ये जब स्टालिन पहुंचेंगे और अखिलेश यादव पहुंचेंगे, इंडिया गठबंधन के और तमाम नेता पहुंचेंगे, उसके बाद फिर एक जोर का तूफान जिसको कहते हैं वो पूरे देश भर के अंदर खड़ा होगा। और उसकी शुरुआत जो है वो बिहार से होगी और उसी गांधी मैदान से होगी जिस गांधी मैदान से इमरजेंसी के खिलाफ राजीव जी एक आंदोलन की शुरुआत एक तरह से हुई थी। और वहाँ जो 5 जून 74 का जेपी का जो भाषण था उसने एक बड़ी भूमिका उस में बनाई थी। तो ये एक आंदोलन वहां से जो है वो पूरे देश के अंदर उठेगा, ये निश्चित तौर पर समझा जा रहा है। अब वो भारतीय जनता पार्टी राजीव जी कितनी परेशान दिखाई पड़ रही है, प्रधानमंत्री खुद परेशान है। और यहाँ तक परेशान है कि आज राहुल गांधी राजीव जी उन मखाने किसानों से मिले जो मखाना प्रधानमंत्री हमारे जो है वो गए थे जब बिहार में, तो बताया था उन्होंने कि 365 दिन में से 300 दिन मखाना खाते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का 365 दिन में से 300 दिन मखाना खाते हैं, तो प्रधानमंत्री को मखाना के किसानों की समस्याओं का पता क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री ने किसानों के मखाने के किसानों के समस्याओं पर बात क्यों नहीं की? आपने मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की, लेकिन वो मखाना बोर्ड पहले से मालूम पड़ा, वो तो पहले से ही, आपने उसको कुछ नया नहीं किया। तो लेकिन अगर आपने घोषणा की भी थी तो उस मखाना बोर्ड से मखाना के किसानों का जो है उनको क्या लाभ होगा, उनको क्या फायदा होगा, इसके बारे में आपने कोई बात अभी तक क्यों नहीं की? तो ये प्रधानमंत्री के वो सवाल उठ रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री 365 दिन में 300 दिन मखाना खाते हैं, उन मखाना उत्पादकों की समस्याओं को जाकर समझ रहे हैं राहुल गांधी। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करने में लगी हुई है। यानी कि आप उन किसानों की समस्याओं को भी आप ट्रोलिंग से बदलना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की असली मानसिकता जो है वो समझ में आ रही है कि ये ट्रोलिंग जो आप कर रहे हैं राहुल गांधी की नहीं, ये आप बिहार के मखाना किसानों की ट्रोलिंग कर रहे हैं और बिहार के नागरिकों की आप ट्रोलिंग कर रहे हैं। ये साफ तौर पर राजीव जी आ रहा है। अब जिस तरीके से एफआईआर दर्ज कराई गई तेजस्वी यादव के ऊपर, यह बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की हताशा को दिखाता है। और भारतीय जनता पार्टी की हताशा राजीव जी इसी से साफ पड़ती है कि अगर बिहार में कोई बात कही जाए और महाराष्ट्र में जो है वहां विधायक जी की जो है वो भावना आहत हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि भावना आहत जो है वो गैंग कितनी दूर दूर तक फैले हुए हैं, ये आप समझ सकते हैं। और इसी को राजीव जी देकर जो 130वां संशोधन लाने जा रहे हैं और जो भेजा गया है जेपीसी में कि साहब अगर कोई मुख्यमंत्री या मंत्री अगर किसी ऐसी दफा में गिरफ्तार हो जाता है जिसमें 5 साल की सजा होती है और 30 दिन से ज्यादा वो पुलिस कस्टडी में रहता है, तो वह 31वें दिन खुद मान दिया जाएगा कि उसका इस्तीफा हो गया है जी। अब जो बीएनएस है राजीव जी, उसमें पुलिस को अख्तियार दे दिए गए हैं कि आप 90 दिन तक रख सकते हैं। तो अब इस तरीके की है, तो अब जो तेजस्वी पे दर्ज कराई गई एफआईआर, ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से ये उससे इसको भी जोड़कर दिखाया जा सकता है कि किस तरीके से जो है ये तैयारियां चल रही हैं कि नरेंद्र मोदी का कब्जा किसी भी तरीके से बना रहे। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राजीव जी 130वां संशोधन है उसको लेकर अपनी बात, जी बिल्कुल बिल्कुल उस पर आएंगे, उस पर बात करेंगे हम। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी भी जुड़ गए हैं। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। रविकांत जी, आवाज आ रही है मेरी? जुड़ते हैं 8:30 बजे। रविकांत जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही जी, आपका स्वागत है और सीधे आपके पास ही आना चाहता हूं। इधर बिहार में राहुल गांधी तेजस्वी यादव की धूम है, गाना बज रहा है धूम मचा दे धूम, और थाप दे रहे हैं राहुल गांधी, हाथ हिला रहे हैं तेजस्वी यादव। ये तस्वीर भी खूब वायरल हो रही है। तस्वीर वो भी वायरल हो रही है जिसमें राहुल गांधी मखाना के खेत में, मखाना के का पैदावार कैसे होता है आप सब जानते हैं, वहां उतरते हैं और वहाँ राहुल गांधी मखाना उत्पादकों से बात करते हैं, उन किसानों से बात करते हैं। ये तस्वीर देखिए, ऊपर आपके ऊपर तस्वीर चल रही है। तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है इन सब के बीच, इस यात्रा में अब इंडिया गठबंधन के दूसरे राज्यों से भी नेता जुड़ने वाले हैं, जिसमें अखिलेश यादव, MK स्टालिन, फिर इधर प्रियंका गांधी पहुंचने वाली हैं। तो एक बड़ा जलसा वहां पे हम लोग देखेंगे और धीरे धीरे ये 1 तारीख को समापन के दिन तो लगभग 20-22 अलग अलग दलों के नेता वहां शामिल होंगे। लेकिन चौथी इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि SIR का मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा गरमाया हुआ है वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी वोट चोर महाराज कह रहे हैं, जिनको कह रहे हैं वो भी समझ रहे होंगे कि किनको कहा जा रहा है। लेकिन अगर गया जी में जुमला जी आते हैं, ये बात कही जाती है तेजस्वी यादव की तरफ से, तो तेजस्वी यादव के ऊपर ये जुमला जी कहने के कारण FIR दर्ज कर ली जाती है। क्या कुछ कहेंगे आप?
देखिए राजीव जी, अगर इस बात पर भी एफआईआर हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते। नंबर एक। नंबर दो, ये इस बात का संकेत है कि ये मोदी सरकार भयानक तरीके से डरी हुई है। वोट चोर गद्दी छोड़ के अभियान से और राहुल गांधी जी की जो यात्रा चल रही है उससे बीजेपी के पांव उखड़ चुके हैं पूरे तरीके से, और हर दिन कोई ना कोई आपको हेडलाइन मैनेजमेंट करना है। तो तेजस्वी यादव पर एफआईआर हुई, एक दिन का खेल हो जाएगा। ये सबको मालूम है कि जुमला जी कहने से एफआईआर होगी और उसका क्या निकलेगा ये सब जानते हैं। लेकिन एक तरफ तो ये दूसरे लोगों को मैसेज देना, तेजस्वी यादव का क्या बिगड़ेगा, सब जानते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया पर लोग इस समय एक्टिव हुए हैं, बहुत सामान्य लोग जो नारे लगा रहे हैं, लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चोर है, वोट की चोरी करते हैं, बच्चे कह रहे हैं, ये असल में उन लोगों को डराने की कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ ये पूरी पार्टी और पूरी सरकार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के इस अभियान से डरी हुई है, इसलिए ये उन्होंने एफआईआर कराई। तो इसके कई उसके कारण हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे तेजस्वी यादव डर जाएंगे या जो लोग सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं वो डर जाएंगे? मुझे लगता है कि वो गंगा जमुना में पानी बहुत बह गया और अब जिस पानी में धंस करके राहुल गांधी जा रहे हैं, मखाना जो बनाया जाता है, मैं तो हिंदी का विद्यार्थी हूं, नागार्जुन उसी मिथिलांचल के थे, उन्होंने बड़ी सुंदर कविता लिखी थी मखाने पर, किसान जीवन पर। और राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं, पिछले अगर आप 2-3 साल को हम लोग देखें और लगातार हम लोग बात कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा टास्क दे रहे हैं राहुल गांधी कि मोदी जी की रोज मुसीबत पड़ी हुई है और रोज धड़कनें तेज हैं। बेचारे क्या करें? राहुल गांधी जी पैदल चल रहे हैं और मोदी जी गया जी की जब रैली में जाते हैं तो टेंट में अंदर तक गाड़ी जाती है, ये सबने देखा। मोदी जी उतना भी 10 कदम भी पैदल नहीं चल सकते कि रेड कार्पेट पर चल दिए होते तो लोगों का थोड़ा इस्तकबाल होता, लोग भी मोदी जी को थोड़ा करीब से देखते। लेकिन जब लोग लाए गए हों, ढोए गए हों, आईटीआई से उठाए गए हों, या जो महिलाएं हैं उनको, जो कर्मी है, सेवा कर्मी है जो तमाम सरकारी योजनाओं में है, उनको आप भर कर के लाए हों, तो कौन मोदी जी की तरफ हाथ हिलाना चाहेगा? कौन हाथ मिलाना चाहेगा? तो मुसीबत नरेंद्र मोदी की यह है कि अब कोई उनको देखना भी नहीं चाहता, कोई सुनना तो बहुत दूर की बात है। जो ये अभियान चल रहा है, उस अभियान पर जो सर्वे आया है कि 60% लोगों ने माना कि राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं उसमें दम है। अब मोदी जी क्या करें बेचारे? मोदी जी तो 2019 से जो जुगाड़ कर रहे थे, और हम लोग तो बराबर कह रहे हैं कि 2019 के बाद मोदी जी ने कोई चुनाव जीता ही नहीं है अपने बलबूते। सारे के सारे चुनाव जीते गए हैं चुनाव आयोग के जरिए। और हमें और आपको खुशी होगी क्योंकि हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं। राहुल गांधी जी ने अभी एक दिन कहा, परसों संभव था, कि 2020 का चुनाव भी ऐसे ही जुगाड़ से जीता गया था। यानी जो बात हम लोग पहले से कह रहे हैं, पहले से कह रहे हैं, बिल्कुल। यस, लेकिन अब राहुल गांधी जी चूंकि सबूतों के साथ आए हैं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो उसके बाद उन्होंने इस बात को रेखांकित किया, उसको हम लोगों की बात को उन्होंने स्पष्ट किया। और ये डीबी लाइव की अपनी जो लगातार सर्वे रहा है, लगातार लोगों के बीच में पहुंचना रहा है। कई बार हम लोगों के सर्वे थोड़े गड़बड़ाए लोगों की नजर में, लेकिन असल में वो सही थे। ये डीबी लाइव के दर्शक इस बात को लेकर के खुश होंगे, गौरवान्वित होंगे कि हम जो देख रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, असल में वही
विश्वसनीय है। जो निकल करके आ रहा है वो फर्जी है। लेकिन अब जब सीधे सीधे तौर पर राहुल गांधी जी ने कहा कि अब ये आप कर नहीं पाएंगे, अब तो सुरक्षा तंत्र मजबूत हो गया है। अभी जो चोरी और डाका हो रहा था, और हमने सबने देखा ज्ञानेश कुमार की भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस अद्भुत। आज तक मुझे नहीं लगता है कि किसी भी संवैधानिक संस्था के प्रधान ने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। क्या भाषण चल रहा था जी। हालांकि तारीफ करनी होगी वहां बैठे हुए पत्रकारों की कि उन्होंने जो सवाल पूछे उससे चुनाव आयोग और ज्यादा नंगा हो गया और लोगों का राहुल गांधी की बात में भरोसा बढ़ा कि जो बात कही जा रही है सही है। और अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, कुछ दूर कस्बों के लोग, शहरों के लोग, उन्होंने इस बात को बताया कि साहब ये जो कैंपेन चल रही है, गांव के लोग पहले ईवीएम की बात तो करते थे लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि खेल कैसे हो रहा है। अब लोगों को यकीन हो रहा है गांवों में और कस्बों में कि ऐसे चोरी हो रही थी और इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है लोगों का। और जो लोग राहुल गांधी जी के साथ नहीं भी खड़े थे अभी, वो अब कह रहे हैं कि नहीं साहब ये है। और इनकी पोल तो खुद खोल ये रहे असली हैं। लोकतंत्र। प्रोफेसर रविकांत जी, अभी शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, केरल के जो बीजेपी के नेता हैं, वहां के सचिव हैं बीजेपी के प्रदेश सचिव, ये कह रहे हैं कि त्रिशूर की जो सीट है जहां सुरेश गोपी जीते थे, आप याद कीजिए सुरेश गोपी एक्टर हुआ करते थे, बीजेपी ज्वाइन किया और उसके बाद वो चुनाव जीते, खाता खुला था 2024 के चुनाव में बीजेपी का। वहां के बीजेपी का नेता कह रहा है कि हमको जरूरत पड़ी तो हम जम्मू कश्मीर से वोटर्स को ले आए और कैसे लाते हैं, कैसे वोटर बनाते हैं, ये सब कुछ बता रहे हैं, ये सब कुछ बता रहे हैं। मतलब इतनी धांधली, वहां खाता खुल गया, वहां बीजेपी जीत गई। त्रिशूर में सुरेश गोपी को कायदे से तो इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वहां का सचिव इस बात पे मोहर लगा रहा है बीजेपी का। बीजेपी का नेता कह रहा है कि हम जरूरत पड़ती है या जरूरत पड़ेगी तो हम जम्मू कश्मीर से लोगों को ले आएंगे और वोटर बना लेंगे। वोटर बनाना बहुत आसान है। ये त्रिशूर में, केरल में। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है जहां इस्तीफे नहीं होते। इनको कोई लोकलाज, कोई शर्म नहीं है। इन्हें लोकतंत्र पर न तो ये लोकतंत्र को चाहते हैं और न ही लोकतंत्र को बने रहना चाहते हैं कि साहब वो बना भी रहे, ये भी नहीं चाहते। ये दरअसल संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। उसी के जरिए 50 साल तक शासन रहेगा। लेकिन मुश्किल ये है कि अब राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में जो चल रहा है और ऐसी शुरुआत हुई है, और ये आज नहीं, भारत जोड़ो यात्रा से जो देश ने करवट ली है वो अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस को देखिए। अभी ओम बिरला के साथ चाय की पार्टी में क्या हो रहा था, क्या उनके फेस पर मुर्दनी छाई हुई थी, क्या डर दिख रहा था। अब कुछ पत्रकार तो इस बात को कह रहे हैं कि मोदी जी को डर इस बात का है कि चुनाव हारे तो भारत से लेकर के वो अमेरिका तक इतने मुकदमे होंगे कि मोदी जी का जीवन पूरा इसी में निकल जाएगा, जेल से अंदर और बाहर होने में। तो ये भी विश्लेषण चल रहा है और इस वजह से चुनाव को जीता जाना अपरिहार्य। और कर क्या रहे हैं आप लोगों का? आपने आज एक पोस्टर जारी हुआ कि आपने रोजगार की चोरी की, आपने एजुकेशन की चोरी की, आपने आरक्षण की चोरी की, आपने नौकरियों की चोरी की और अब वोट चोरी। अरे भाई, कितना करेंगे? इस देश के लोग क्या मूर्ख हैं? इन्होंने तो यही समझ रखा है। और जो व्यक्ति नागरिकों के वोट के दम पर प्रधानमंत्री बना, राहुल गांधी ने यह भी सवाल उठाया कि उसे वोटर की चिंता ही नहीं है, 65 लाख वोट कट गए। अब जब ये फिक्र नहीं है तो रोजगार की फिक्र क्यों होगी? जो सरकार अपने बलबूते बना लेता हो, वोट चोरी करके, फर्जी वोटर के जरिए वोट काट करके, लाठी चार्ज करा करके, सांप्रदायिक
माहौल पैदा करके, बहुत सारे इनके टूल्स हैं, तो फिर काहे को चिंता करना है जी। किसी नौजवान की, किसी किसान की, किसी दलित की, किसी आदिवासी की, किसी महिला के सम्मान का क्यों ख्याल होना चाहिए? ये तो अब नागरिकों के सामने सवाल है कि आपके अधिकारों को इस तरह से जब लूटा जा रहा है, उस समय आप खामोश रहेंगे क्या इस कारवां में शामिल हो? मुझे लगता है, और मैंने पहले भी कहा था, कि ये ऐसा मुद्दा है जिसमें मास अपील है, जो सीधे मास से जुड़ रहा है, हर व्यक्ति का वोट है। और बिहार में तो मैक्सिमम लोगों ने इस बात को कहा, दलितों और वंचितों ने, कि साहब हमें डर है कि हमारा वोट कट जाएगा। जिस वोट ने उन्हें नागरिक होने का अधिकार दिया, जिस सच बात तो यह कि इंसान होने का अधिकार दिया और विशेषाधिकार भी मिले, वही वोट का अधिकार अगर छीन लिया जाएगा तो फिर मोदी जी को कितना समय लगेगा कि संविधान हटाइए और मनुस्मृति को लागू करिए। जी। इसीलिए राहुल गांधी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि लड़ाई संविधान और मनुस्मृति के बीच में है। जो संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं, हम संविधान को बचाने वाले लोग हैं, और हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये देश दो दुर्भी हो चुका है। एक वो लोग हैं जो सत्ता में हैं, जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, वोट काटना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, और एक ध्रुव वो है जहां लोकतंत्र, संविधान और वोट की रक्षा का सवाल है, जनता के मुद्दों का सवाल है, सामाजिक न्याय का सवाल है, और उसकी रक्षा के लिए राहुल गांधी समेत इंडिया अलायंस के तमाम दल खड़े हुए हैं। और अब मुझे लगता है कि आर पार की लड़ाई का वक्त आ चुका है। राजीव, आर पार की लड़ाई, और यह लड़ाई उस ढंग से जहां चुनाव आयोग को भी एक्सपोज किया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर का मामला है, आप जानते हैं, और एसआईआर पर अब अगली सुनवाई 8 तारीख को है। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की नकेल कायदे से कसकर रख दी है। और इन सब में एक मुख्य बात यह है कि 8 विपक्षी दल हैं इसमें, याचिकाकर्ताओं में 8 विपक्षी दल, और उसके अलावा 3 ऐसे लोग हैं जिसमें से 2 तो एनजीओ है, एक एडीआर है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, दूसरा पीयूसीएल है, और तीसरा योगेंद्र यादव हैं। योगेंद्र यादव जो हैं वो न सिर्फ याचिकाकर्ता हैं, बल्कि उन्होंने अपनी दलील खुद पेश की थी। आप याद कीजिए, 12, 13 और 14 तारीख 3 दिन जब सुनवाई हुई थी, और उसके बाद कल सुनवाई हुई। लेकिन उस समय जो दलीलें पेश की गई और उसमें क्या कुछ वहां हुआ अंदर कोर्ट रूम में, कल अंदर कोर्ट रूम में क्या हुआ, जब अभिषेक मनु सिंघवी से जज साहब ने पूछा कि क्या आप भाजपा की तरफ से हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल ने कहा था कि 7 दलों की तरफ से मैं हूं, तो अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ इशारा करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा था कि क्या आप बीजेपी की तरफ से हैं, तो कपिल सिब्बल ने कहा तपाक से कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये भाजपा के लिए लड़ेंगे। लेकिन पीछे से क्या आवाज आई थी, ये सब कुछ बताएंगे खुद योगेंद्र यादव, क्योंकि वो भी वहां मौजूद थे। इस चर्चा के तुरंत बाद चर्चा क्या होगी जरा वो दिखा देता हूं आपको, और इस न्यूज पॉइंट के तुरंत बाद आप योगेंद्र यादव से मिलिए, और बहुत कुछ एसआईआर को लेकर, बहुत कुछ इस वोट चोरी को लेकर। एक छोटी सी बानगी देखिए, 84,300 कुछ, यानी लगभग 85,000 ही अभी तक आए हैं लोग जिनके नाम छूटे हुए हैं, जबकि 65 लाख एसआईआर सरकार की जिम्मेवारी को हटा के वोटर के कंधे पे डाल रही है कि भाई ये फॉर्म है, तुम भर दो, अगर भर दिया तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा नाम कट जाएगा। कि फिलहाल जो मुख्य मुद्दा था कि एसआईआर संवैधानिक है या नहीं, उस पे आर्गुमेंट हो चुके हैं। इनके इतने हजार बीएलए हैं, इसके इतने हजार बीएलए हैं, और हमारे को केवल 2 आपत्तियां आई हैं इन सब की तरफ से। और चुनाव आयोग इससे बहुत मुदित हो रहा था, खुश हो रहा था कि देखिए हम क्या करें, हम तो करना चाहते हैं, पार्टियां कुछ नहीं करती हैं। अच्छा, याद रखिए उन पार्टियों की सूची में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। फिर कहानी ये भी है कि 7 अगस्त को एक और मीटिंग हुई है बीएलओ और बीएलए की। मैं तो प्रशांत जी को पीछे से कह रहा था, प्रशांत जी आप मिनट्स मांग लीजिए ना उस मीटिंग के, मैं देखना चाहता हूं किस किस गांव के अंदर ये मीटिंग हुई है। खैर ये कि नंबर 1, लोगों को लिस्ट तो 1 तारीख को जारी हो गई, लेकिन जिन लोगों के नाम कटे हैं उनकी लिस्ट अंततः 18 तारीख को जारी हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जिसका मतलब है कि उनका अनुमान है कि कुल मिलाकर हमें एसआईआर से फायदा होगा।
ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं। पहली डिमांड आप लोग स्टे नहीं चाह रहे थे, आप रद्द करवाना चाह रहे थे इस पूरे प्रक्रिया को, जहां तक मैं समझता हूं पूरी प्रक्रिया को। हमारा कहना है कि एसआईआर असंवैधानिक है, बिहार में नहीं पूरे देश के लिए असंवैधानिक है। बिहार में करना तो बहुत ही जरूर काम है। पूरा इंटरव्यू देखिए आप सिर्फ इस कार्यक्रम के बाद सीधे, इसमें बहुत सारी बातें। और क्या बिहार का ये एसआईआर रद्द होगा, बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब बहुत छोटा मिलेगा आने वाले समय में जब आप इस कार्यक्रम को देखेंगे। बहुत कुछ इसमें, और कोर्ट रूम में क्या कुछ चल रहा है, आगे क्या कुछ सुरक्षित रखा गया है, क्या क्या जवाब, क्या क्या दलीलें, और इन सब के बीच कौन कौन से ऑर्डर और कौन कौन से ऑर्डर अभी आने बाकी हैं, और बहुत सारे घोटाले जो हैं उसको उजागर करते हुए योगेंद्र यादव दिखाई देंगे। इस चर्चा को आप देखिएगा, इस इंटरव्यू को देखिएगा। इसके बाद आना चाहता हूं हमारे साथी धनंजय कुमार जी जुड़ गए हमारे साथ। और धनंजय जी, आपका स्वागत है। और सीधे आपके पास बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम कर रहे हैं। एक तरफ वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे कहां तक पहुंचा है, बिहार में जन जन तक पहुंचते हुए दिखाई सुनाई पड़ रहा है क्या आपको? नमस्कार, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल 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 पहुंच रही है। मैं अभी बिहार में हूं। बिहार में एक जिला है रोहतास, वहां का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है सासाराम, वहां एक इलाका है कोचस। कोचस में कल कार्यक्रम है, उसी के लिए मैं आया हुआ हूँ। तो यहाँ रास्ते में बहुत जगह ढाबे पे खाना खाया, चाय पी, तमाम चीजें हुई, लोगों से मिल रहा हूँ। पटना में भी मैंने लोगों से बात की। तमाम जगह से जो खबरें आ रही हैं, और भागलपुर में जिस तरह से आपने जन सैलाब या जन समुद्र कहिए वो आपने देखा, उससे आपको पता चला होगा कि किस तरीके से लोग जो है सड़कों पर उतर आए हैं। और एसआईआर ने क्या किया है, एक तरह से मैं कहूं कि बिहारियों के जख्म पे नमक छिड़कने का काम किया है, नमक और मिर्च मिला दिया है। आप देखिए कि 65 लाख, जिसकी बात योगेंद्र यादव जी भी कर रहे थे कि 85,000 अब तक आए हैं। 65 लाख लोग, मतलब बिहार का कोई गांव, कोई बूथ नहीं है जहां एसआईआर के तहत नाम काटे नहीं गए हों। ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई बूथ नहीं है जहां के लोग मृत बता दिए गए जबकि वो जीवित है। और इसका असर ये हुआ है कि बिहार के गांव गांव में ये बात हो गई है कि ये जो बीजेपी है वो वोट चोरी करके जीत रही है, अब तक जीतती रही है। और ये जो नारा है वोट चोर गद्दी छोड़, ये बेहद लोकप्रिय नारा हो गया है। नीतीश कुमार जी गौन है, आपको पता है कि वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। भाषण भी देते हैं तो वो ले दे करके वही मोदी जी की तारीफ करना, और 2005 से पहले कुछ था क्या, कपड़ा भी पहनते थे लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं जिस तरह से नीतीश कुमार जी बात कर रहे हैं। और अब जो है राहुल गांधी यहाँ पे किसी एक पार्टी के नेता के तौर पे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। राहुल गांधी एक ऐसे नेता के तौर पे दिखाई पड़ रहे हैं जिस नेता की जरूरत देश को थी। देश ऐसे नेता की तलाश कर रहा था कि कौन होगा जो इस दिव्य झूठे प्रधानमंत्री से मुकाबला कर सके। चूंकि जिस तरीके का पिछला 11 साल रहा है, एक हमारे पत्रकार साथी शीतल जी बड़ा अच्छा बोल रहे थे कि जब सरकारें आती है, लोकतंत्र में सरकारें पब्लिक को पावरफुल बनाती है, पब्लिक को पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है, पब्लिक को मजबूत बनाती है। ये पहली सरकार है 11 सालों से नरेंद्र मोदी की जो पब्लिक को कमजोर करने का काम कर रही है, और जो पावर में जो लोग हैं उनको कैसे मजबूत किया जाए उसके लिए तमाम कोशिशें, वाजिब गैर वाजिब कोशिशें हुई है। तो बिहार में एक तरह से मान लीजिए इसको कि एक क्रांति जैसी स्थिति, हर तरफ चर्चा इस बात की है कि वोट चोरी हो रही है, मतदाता सूची सही नहीं है, और लोगों की चिंता यह है कि मतदाता सूची में हमारा नाम कैसे आए। अब लोगों की चिंता यह है कि अगर मतदाता सूची से नाम हट जाएगा तो हमारा राशन कार्ड से नाम हट जाएगा, हमें बाकी चीजें नहीं मिलेगी, हम नागरिक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री गया में आकर के बांग्लादेशी फिर बोल के गए कि बिहार की डेमोग्राफी बदल रही है, बांग्लादेशी आ गए हैं, तो लोगों को ये डर है कि पता नहीं किसके साथ सरकार किस तरीके का व्यवहार करे। और ऐसी सरकार जो है वो विलन के तौर पे सरकार दिख रही है। सरकार को दिखना चाहिए आम आदमी के रक्षक के तौर पे, आम आदमी के सहयोगी के तौर पे, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है बिहार में कम से कम मैं बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ जो कि विलन के तौर पे दिखाई पड़ रही है। नाम किसके कटे, कितने लोगों के नाम कटे हैं, कैसे जुटेंगे, ये अभी भी गांव गांव में ये परेशानी है। सुप्रीम कोर्ट ने भले कहा है कि आधार कार्ड उसमें शामिल कीजिए और ऑफलाइन नहीं,
ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, आपको बिहार आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको मालूम है कि बिहार के ढेर सारे लोग जो गरीब हैं, जो दूसरे प्रदेशों में पलायन करते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, या यहाँ बिहार में बाढ़ आई हुई, क्या सब तक इंटरनेट की पहुंच है? इंटरनेट की पहुंच होने के बाद जिस तरीके का फॉर्म भरा जाना है, क्या हर कोई भर सकता है? तमाम तरीके की परेशानियां। फिर एक बड़ी परेशानी और है जिसके वीडियो डाउन हो गया धनंजय जी का। जैसे बता रहे थे धनंजय जी कि ये पहुंचे हुए हैं उधर, यानी रोहतास में हैं, और सासाराम, रोहतास और सासाराम से ही राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने अपनी इस यात्रा की शुरुआत की थी। और उसके बाद ये यात्रा जो है अब कटिहार, बिहार के कटिहार सीमांचल एरिया में प्रवेश कर चुकी है। ये यात्रा अब कटिहार के बाद आगे पूर्णिया जाएगी, अररिया जाएगी, उधर होते हुए फिर वापस मुजफ्फरपुर होते हुए पहुंचेगी पटना। तो अब अगला 4-5 दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 4-5 दिन नहीं बल्कि अभी 7 दिन 8 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से ये एक यात्रा उस दिशा में जाएगी। धनंजय जी जरा अपनी बात आगे बढ़ाइए। जी, तो मैं कह रहा था कि लोग असली चिंता ये है कि जिन मकानों पे 250, 300, 200, 150, 150, 75 लोगों के नाम आ गए हैं, और उसमें हिंदू मुसलमान जाति सब एकदम, जिसको कहते हैं कि संविधान जिस तरह का देश चाह रहा था उस तरह का हो गया एक तरह से मान लीजिए। तो अब चिंता है कि ये वोटर हैं कौन, कहां से आए, तो इन वोटर के नाम कैसे काटे जाएंगे। एक जगह से और खबर आ रही थी कि 5000 ऐसे वोटर शामिल कर लिए गए हैं जो उत्तर प्रदेश के वोटर हैं, जिनका नाम उत्तर प्रदेश के वोटर लिस्ट में है। तो ये जो नाम बढ़ाए गए हैं, जिनका नाम कटा है उसको जोड़ने की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन जो नाम बढ़ा दिए गए हैं वो कैसे कटेंगे। और अब सवाल ये भी है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट्स हैं वो काम करें, वो सहयोग करें, वो तमाम चीजें, लोग कह रहे हैं कि भाई समस्या। जी, वीडियो फिर डाउन हो गया धनंजय जी का। समझ में आता है कि आप जहां हैं वहां ये समस्या आएगी। और लेकिन जो बातें हैं बिहार में, और बिहार में वोट चोर गद्दी छोर का नारा कहां तक पहुंचा है, क्या जन जन तक ये नारा पहुंच चुका है, इस नारे से फायदा या नुकसान, इन सब पे भी हम बात करेंगे। और इससे ज़्यादा बड़ी बात यहाँ पे साफ साफ कि क्या सचमुच वोटों की चोरी हो रही है 2019 के बाद से, क्या लगातार। और जिस प्रकार यहाँ हमारे साथी प्रोफेसर रविकांत जी कह रहे थे कि 2019 के बाद से नरेंद्र मोदी अगर कोई चुनाव जीते हैं तो बड़ी मुश्किल से जीते हैं। और बहुत ऐसे चुनावों में जहां हम लोग लगातार, आप जानते हैं कि डीबी लाइव की टीम लगातार किसी भी चुनाव में, जहां भी जिस भी राज्य में चुनाव हो वहां हमारी टीम पर्सनली, मैं भी, हमारे साथी प्रशांत टंडन, लगातार सब लोग हम लोग रहते हैं और आप लोगों तक लाइव रिपोर्ट हम पहुंचाते हैं कि वहां की जनता क्या कह रही है, क्या देख रही है, किसको वोट देने जा रही है, ये सब कुछ हम आप तक पहुंचाते हैं। हमारे जो सर्वे होते हैं वो भी पहुंचाते हैं, लेकिन उसमें से कई सर्वे खराब भी हो जाते हैं, गलत भी हो जाते हैं, कई सही होते हैं। लेकिन अब यहां समझ में आ रहा है कि हमारे कुछ सर्वे गलत क्यों हुए, हरियाणा के सर्वे गलत क्यों हुए, हमारा जो महाराष्ट्र का सर्वे था वो क्यों गलत हुआ। क्योंकि वोटों की चोरी करके आप अगर सीधे हर, चाहे कुछ भी हो जाए, अगले 50 साल तक हम ही राज करेंगे, इसी नारे के साथ अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, तब तो साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और वोटों की चोरी हो रही है। इसी चीज को राहुल गांधी ने एक्सपोज किया, और राहुल गांधी के एक्सपोज करने के बाद से परिस्थितियां साफ किस ढंग से दिखाई देती हैं वो आप सब समझ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं, तमाम साथी जुड़े हुए हैं, रविकांत जी भी जुड़े हुए हैं, अमलेंदु जी जुड़े हुए हैं। रविकांत जी एक छोटा सा कमेंट आपसे, पहले अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर रविकांत जी के पास आता हूं। पी शीतल सिंह साहब भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनको भी लेकर आएंगे स्क्रीन पे। अमलेंदु जी, क्या आपको लगता है कि यहां से ये नारा जो है ये अब जन जन तक और विपक्ष के लिए ये एक कारगर हथियार की तरह साबित होता हुआ दिखता है क्या, वोट चोर? ये वोट चोरी जो है ये बहुत कारगर नारा साबित हो रहा है और जन जन की जुबान पर चढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि इस नारे के बाद अब कुछ भी किसी को कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं बची है, और ये अच्छी तरीके से जुबान पर चढ़ा हुआ है। और इस नारे का ही राजीव जी कमाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद में पहुंचते हैं तो वोट चोर के नारे के साथ उनका स्वागत होता है, और गृह मंत्री अमित शाह जब विधेयक पेश करते हैं तो उनको सुरक्षा कर्मियों की बीच में, मतलब चौथी लाइन में ले जाकर के बैठाना पड़ता है। ये डर जो है
यानी ये डर अब सत्ता पक्ष को दिखाई पड़ रहा है। और राजीव जी, ये डर ये राहुल गांधी का नहीं है या किसी तेजस्वी यादव का डर नहीं है, ये डर जनता का डर है। क्योंकि जनता जब समझ चुकी है कि उसका वोट चोरी हो रहा है और जनता ही सर्वोपरि है, तो जनता का डर जो है वो अब सत्ता पक्ष के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। तो राजीव जी, जनता का डर ही लोकतंत्र में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए जनता को डराने की कोशिशें भी सरकार की तरफ से हो रही है, सत्ता पक्ष की तरफ से हो रही है। और जनता को डराने की कोशिशों के तहत ही वो संशोधन जो है संविधान संशोधन को लेकर आया जा रहा है कि जनता को भी डराओ, विपक्ष को डराओ। लेकिन सवाल राजीव जी यही है, जैसा कि पी सुदर्शन रेड्डी जो उपराष्ट्रपति पद के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की खासियत यह कि जैसा डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि सड़कें अगर सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, राहुल गांधी सड़क को सूना नहीं होने दे रहे हैं और संसद आवारा नहीं होने पा रही है। तो ये नारा पहुंच चुका है, राहुल गांधी ने सड़कों को गुंजायमान किया हुआ है, सड़क पर लोग निकल कर आ रहे हैं। सड़कों से जब नारा उठ रहा है कि वोट छोड़ गद्दी छोड़, तो संसद भी राजीव जी हिलती हुई दिखाई पड़ रही है। ये हमने सबने देखा है। जी जी, शीतल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शीतल पी सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है शीतल जी। और सीधा आपके पास ही आना चाहता हूं शीतल जी, आपसे सीधा सवाल कि क्या एसआईआर जो है वो बिहार का एसआईआर एनडीए को फायदा पहुंचा रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है? एक बात। दूसरी बात, जो वोट चोर गद्दी छोड़ इस नारे से जो इंडिया गठबंधन के नेता सड़कों पे हैं, इंडिया गठबंधन को इससे फायदा या नुकसान? इंडिया गठबंधन लोकसभा में करीब 7-8% और विधानसभा में पिछले चुनाव में 5% से ज्यादा पीछे था। सीटों के मामले में 110 करीब इसके पास थी और 125 एनडीए के पास थी। तो इसलिए जो भी गेन है वो गेन निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को होगा। 19 के चुनाव में वो यूपीए के फॉर्म में था, अब 19-20 के चुनाव में अब ये जो है इंडिया गठबंधन के रूप में है। और राहुल गांधी के पास एक एजेंडा हो गया है इस समय। ये जो वोट चोरी वाला मुद्दा है, ये एक चुनाव में एजेंडा बन गया है और इसको जैसे स्वीकृति उन्हें मिल रही है, जैसा हम देख रहे हैं बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। औरंगाबाद के बारे में कुछ था लेकिन बाद में डिटेल्स आई कि नहीं, वहां भी बहुत था। कटिहार में कल बहुत अच्छा था, आज वहां मखाना वगैरह जो पैदा करते हैं किसान, उनके साथ वो राहुल गांधी के जो वीडियोस हैं वो काफी सब चल रहे हैं। एक और छोटी बात बड़े ढंग से हो रही है बिहार में, बिहार में बहुत सारे लोग जो है रोजी रोटी के लिए रील बनाते हैं। बहुत बड़ी संख्या है, कई हजार लोग हैं और उनके लिए इस समय एक विषय मिल गया है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके नाम लिस्ट में मृत या गायब कर दिए गए हैं वो जीवित और या उपलब्ध है वहां, तो उनके वीडियो बना के छोटे छोटे यूट्यूबर्स और रील बनाने वाले जो है विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये डाल रहे हैं। ये चीज इस आंदोलन को एक कास्केडिंग इफेक्ट दे रही है और इसका असर यहाँ तक है कि अभी वहां एक संतोष सिंह जो पत्रकार है बड़े प्रसिद्ध, जो पहले एक कशिश चैनल में हुआ करते थे और उन्होंने एक बड़ा रहस्य उद्घाटन किया था, उन्होंने कल एक वीडियो डाला था। उसमें देखा कि जदयू का एक लोकल नेता वो भी भाषण देते समय इस खतरे को बता रहा था कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 28,000 इस तरह से मत गायब हुए हैं, जिसमें 18,000 मत ऐसे हैं उसके हिसाब से कि वो एनडीए के हैं। तो एक और वहां इशू है, शायद बीजेपी जो है नीतीश कुमार और अन्य जो घटक दल हैं उनकी संख्या इतना कम की दावेदारी, जैसे शिंदे की दावेदारी महाराष्ट्र में खत्म हो गई क्योंकि बीजेपी इतने ज्यादा सीटें लेके अपने सामने आ गई। कुछ इस तरह की चीज करने की कोशिश वहां है अंदर अंदर। शायद इसकी शंका कम से कम जदयू के नीचे के कार्यकर्ताओं में है। पिछले चुनाव में ऐसा हुआ भी था कि जब जो रामविलास जी की पार्टी थी जिसको उनके पुत्र चलाते हैं, उस पार्टी को अलग से लड़ाया गया था और उसने जानबूझकर उन सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, ज्यादातर जदयू की सीटों पर, और जदयू के उसकी वजह से काफी सीटें घट गई थी और वो एक काफी कमजोर पार्टी बन गई थी। तब से कमजोर ही चली आ रही है जो सिचुएशन उसकी है। और इस चुनाव में हो सकता है कि उसका पूरा मतलब उसका पूरा लेखा जोखा समाप्त कर दिया जाए या 10-15 सीट की 20 सीट की पार्टी में उसको बदल दिया जाए। ये सब योजनाएं नहीं होंगी, इस तरह की बातें आती है और ऐसे संकेत भी नीचे से
नजर आते हैं। हो सकता है ये सिर्फ परसेप्शन हो, लेकिन लोगों में इस तरह की परसेप्शन है। और कुल मिला जुला के इस सिचुएशन में जैसे आज वहां है, निश्चित तौर पर गेन अगर किसी को कहा जाए तो गेन इंडिया गठबंधन के लोगों को हो रहा है, चूंकि राहुल गांधी सड़क पे है। और कभी भी आंदोलन विपक्ष जो भी होता है, अगर वो सड़क पे होता है सवालों को लेकर, ऐसे सवाल जो जनता में पहले से हो या जिसको एक स्वीकार्यता हो, जैसा इस मामले में वोट चोरी वाले मामले में है। क्योंकि हमारे पास जो पुराने सर्वेक्षण के आंकड़े हैं, जैसे CSDS का वो आंकड़ा जो मार्च 2024 का है, लोकसभा चुनाव से पहले का, वो बताता है कि उस समय तक 52% आबादी देश की जो है वो चुनाव आयोग पर उसमें तरह तरह की शंकाएं थी। एक शंका ये थी कि क्या नाम ईवीएम में घपला होता है, लेकिन किसी न किसी बेईमानी होती है, ये शंका तो थी। अब की स्थिति में ये आंकड़ा जो भी सी वोटर का हम देख लें या अन्य का CSDS का भी जो हिंदू में पब्लिश हुआ था, वो ये आंकड़ा 60% पार कर रहा है। तो अगर शंका की मात्रा बढ़ गई है और उस समय ये मुद्दा लेके कोई राजनीतिक पार्टी सड़क पे है, और फिर उन्होंने थोड़ा बेस स्ट्रक्चर पे भी इस बीच राहुल गांधी ने पिछले 3 सालों से काम किया है ना, बेस स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है सामाजिक न्याय को। और अगर इसका थोड़ा भी असर, चूंकि बेरोजगारी भारी है, लोगों के पास रोजगार तो है नहीं, तो और खासकर ये बेरोजगारी उनको ज्यादा प्रभावित कर रही है जो सामर्थ्य में कमजोर है, जैसे EBC क्लास के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, कमजोर हिस्सों के जो लोग हैं, उन्हीं को इस तरह का तंत्र जो है और कमजोर कर लेता है ऐसी परिस्थिति में जब रोजगार नहीं है। तो वो सारे लोगों के बीच राहुल गांधी जब सामाजिक न्याय का सवाल लेके जा रहे हैं और उसमें बार बार ये बातें कर रहे हैं कि भाई सेक्रेटेरिएट में कितने लोग हैं, जुडिशरी में कितने लोग हैं, मीडिया किसके हाथ है, ये सारी चीजें, बिहार बड़ा वैसे भी वोकल स्टेट है, बात वो करता है चीजों पर, भले ही वहां बहुत गरीबी है, बहुत कठिनाई है और बहुत सारे लोग मजदूरी करने इधर से उधर जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एक वोकल सोसाइटी है, वो सवालों पे हमेशा जूझती रही है। और अतीत में यह है कि वहां से शुरू हुई बातें बाद में देश में फैल जाती है, कम से कम उत्तर और मध्य भारत में तो बहुत फैल जाती है। तो बिहार में अगर ये चीज बड़ी हो गई, क्योंकि बहुत बड़ा गैप नहीं है, पिछली विधानसभा में जो 5.25% का गैप है इन दोनों ग्रुप्स में और 15 सीट का, अब देख कुछ चीजों पर लेकिन ध्यान देना होगा कि जैसे अभी हमारे पास 8-9 दिन बचे हैं जो चुनाव आयोग की डेडलाइन है, इस बीच लिस्ट आ गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, लेकिन जब लिस्ट आई उसके बाद 12-13 दिन ही बचे थे। लिस्ट के बाद फॉर्म 6 में वो जो एक रिवीजन वाला कॉलम डालना था, वो डालने में पिछली कोर्ट की सुनवाई के बाद वो आया है। अब जो नया फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में विपक्ष के जो BLAs हैं वो कितने लोगों के फॉर्म और अप्लाई करा पा रहे हैं या नहीं करा पा रहे हैं, ये सब चीजें जो ग्राउंड पे किए जाने वाले माइक्रो लेवल के काम होते हैं सर पे हैं, ये अब ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति पैदा करेंगे। अगर इसमें वो सफल होते हैं और RSS कारकुन ज्यादा सफल होते हैं, क्योंकि वो ठीक इसी समय वो इसका इस्तेमाल करते हैं अपने उन वोटरों को दाखिल कराने का, जैसा उन्होंने महाराष्ट्र या अन्य जगहों पे किया जिनको वो चुनाव में इस्तेमाल करते हैं। तो एक प्रक्रिया चल रही होगी नए वोटर इंक्लूड करने की, और दूसरी ओर विपक्ष के सामने है कि इन 65 लाख में से कितने वोट ऐसे हैं जो उनके लोगों के थे, जो गलत तरीकों से मृत दिखा के या अन्य चीजों में काटे गए हैं, जिनको अप्लाई करने का फॉर्मेट आ गया है कम से कम इंटरनेट पे, तो वो क्या ऑर्गेनाइज करके उनको अप्लाई पाते हैं कि नहीं करें। चीजें अब ये माइक्रो लेवल की चीजें असर करेंगी। देखना है कि विपक्ष जो है ये सब करने में कितना कामयाब होता है या नहीं होता है, तो वो फिर उसका भुगतान करेगा। फिलहाल एक जन आंदोलन की परिस्थिति तो बिहार में पैदा हो गई। जी, इस जन आंदोलन की स्थिति में नीतीश बाबू कहां दिखाई देते हैं शीतल जी? देखिए, नीतीश बाबू को तो निश्चित तौर पर बीजेपी निगल जाएगी। जैसा मैंने कहा कि बीजेपी की सारी बात चली, अब ये कोर्ट और राहुल गांधी के आंदोलन से नीतीश जी को ऑक्सीजन मिल जाए तो बात दूसरी है। बीजेपी ने तो उनका इस बार खात्मा करने का पूरा प्लान कर लिया था, और वो लॉजिकल है जैसे उसने शिंदे वगैरह का किया महाराष्ट्र में, क्योंकि भाई पिछले चुनाव में वो उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। बीजेपी को इस बात से मत आकी कि उसकी एक सीट राजद से कम थी पिछले चुनाव में। राजद ज्यादा सीटें लड़ी थी बीजेपी की तुलना में, काफी ज्यादा।
बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया था बिहार में। तो बीजेपी के पास ये सांगठनिक शक्ति है और इस तरह धन साधन, मीडिया और सवर्ण जातियों का प्रचंड समर्थन, और बिहार में जो जातियों के बीच वैमनस्य है या सामाजिक न्याय के सवाल पर जिस ध्रुवीकरण है, कट्टर है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बात याद रखिए कि आज भी राज्य कर्मचारियों में करीब 33% हिस्सा, 33% हिस्सा सवर्ण जातियों का है, जिनकी संख्या कुल वैसे 12-13% है। तो और इसमें जो बड़ी पोस्ट है, यानी जो प्रथम श्रेणी की और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की, उसमें तो वो हिस्सा 65-66% है। हाँ, पिछड़ी जातियों की सरकारी कर्मचारियों में अच्छी खासी है, 50% से ज्यादा है, लेकिन तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में है। तो जो जहां इफेक्ट करता है, जहां चीजों के फैसले होते हैं, वो एक प्रशासनिक पकड़ भी जातियों में इस कट्टरता से विभाजित समाज में बीजेपी के पक्ष में जाती है। मीडिया में उनका संकेंद्रण है ही है। इतने बड़े आंदोलन की कल मैं संतोष सिंह से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि भास्कर के अलावा कहीं कवरेज ही नहीं हुई, और भास्कर में भी बाद में शायद धमकी उमकी आई, विज्ञापन वगैरह रोक दिया गया, तो शायद उसमें भी उसके बाद कुछ कंट्रोल करने में सफल हो गए। तो आप देखिए कि एक बहुत बड़े इस तरह का, देखिए जब जब जन आंदोलन हुए हैं, चाहे जेपी का आंदोलन था, इवन इमरजेंसी के दौरान, और उसके बाद जब बीपी सिंह या अन्ना आंदोलन हुआ, आप याद करिए कि मीडिया का कवरेज इसमें प्रचंड रूप से विपक्ष के साथ था, ऐतिहासिक रूप से विपक्ष के साथ था, अब नॉर्मल रूप से विपक्ष के साथ था। अभी ताजा ताजा अन्ना आंदोलन को देख लीजिए, रात 2-2 बजे तक जो है तमाम संवाददाता बैठे रहते थे रामलीला मैदान में, और सुबह 7 बजे से शुरू हो जाते थे। 24 घंटे प्रसारण हुआ करता था। अब ये 24 घंटे प्रसारण विपक्ष को और राहुल गांधी जमीन करने, गलत ठहराने, चुनाव आयोग को सही ठहराने, सरकार को सही ठहराने, मोदी जी का बखान करने, इस सब पे खर्च होता है। ये एक बुनियादी फर्क है पिछले दौरों में और इस दौर में। एक, इस बार लड़ाई बेस स्ट्रक्चर की हो रही है, लेकिन सुपर स्ट्रक्चर पर पूरी तरह से कब्जा उन वर्गों का है जो हमारे देश में जाति के रूप में है, जो एक तरफ है, और उनका नियंत्रण कुछ जगहों पर तो एक मतलब असाधारण है, जैसे जुडिशरी में, जैसे मीडिया में। वो तत्व कहां है, उनका हिस्सा कहां है, जिनकी राजनीति विपक्ष के रूप में खड़ी हो रही है। तो ये बहुत बड़े सच है हमारे दौर के, और इसको इस सब के साथ ही देखना पड़ेगा। इसलिए ये जो आंदोलन है, ये अभी अनफोल्ड उस तरह से नहीं होगा जैसी उम्मीदें नॉर्मली आंदोलन से की जाती हैं, या जैसे लोहिया जी वगैरह की बात आई, वो दौर डिफरेंट था। लोहिया जी वगैरह को या पूरे सोशलिस्ट आंदोलन को जो कवरेज मिल गया, इसलिए मिल गया कि उस समय विपक्ष में आरएसएस था, जो कांग्रेस से लंबी लड़ाई लड़ रहा था। उस समय भी मीडिया में आरएसएस का बहुत जबरदस्त होल्ड था, हमेशा रहा है, लेकिन तुलनात्मक रूप में उसको कवरेज हमेशा ज्यादा मिलती रही। और जब वो नहीं है वहां, तो बिल्कुल उल्टा उल्टी जुडिशरी आप देख रहे हैं जी। ये एक नई परिस्थिति है, हमें इन सब चीजों को एक साथ देखना होगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी। मैं समझ रहा हूँ आप ट्रेवल कर रहे हैं, और लेकिन आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में बने रहने के लिए, जुड़ने के लिए। प्रोफेसर रविकांत जी, आपके पास आना चाहता हूं और ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूं। शीतल जी जो बात कह रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जो अभी एक जन आंदोलन के तहत हम देख रहे हैं, 2 बातें। एक तो चुनाव आयोग एक्सपोज हो रहा है, एक्सपोज किया जा रहा है, और वोट चोरी को सामने लाया जा रहा है। वोट चोर, गद्दी छोड़ का नारा संसद के बाहर भी और संसद के अंदर भी, जब नरेंद्र मोदी आ रहे थे अंदर, तब भी उनके सामने इतनी हिम्मत अब विपक्ष कर रहा है कि नरेंद्र मोदी के मुंह पे कह रहा है वोट चोर। क्या ये नारा अब जनता तक, क्योंकि वोट देने वाला जो है वो यहाँ देश की आवाम है, क्या वहां ये अवेयरनेस, ये जागरूकता पैदा होते हुए देखते हैं आप? देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की इस मुहिम के साथ
देश के वो लोग भी जो एक्टिविस्ट हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जो लिबरल माने जाते हैं, जो बौद्धिक लोग हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। ऑब्वियस है, जो शीतल जी ने चुनौतियों की बात की कि आज मीडिया विपक्ष के साथ नहीं है, वो सीधे तौर पर सत्ता के लिए जो सहूलियतें हो सकती हैं वो उपलब्ध कराई जा रही, और यही वजह है कि रोज हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए कुछ ना कुछ इवेंट होता ही है, वो हो रहा है। तो प्राइम टाइम में क्या बहस होगी, ये वहीं से तय हो रहा, पीएमओ से तय होता आ रहा है, अभी कुछ छिपा नहीं है। जो इस देश का जन साधारण है, और वो कम से कम 15 से 20% ऐसा होता है जो बहुत अंधेरे में रहता है, जिनके पास तक वो सूचनाएं नहीं पहुंच पाती हैं जिनकी आवश्यकता है वहां पहुंचाने। राहुल गांधी अभी कहां, जहां पे हैं, बिहार में हैं, वहां आपको सड़कों पर हुजूम दिख रहा है, और सोशल मीडिया के जरिए मुझे लगता है कि बहुत सारी सहूलियतें सोशल मीडिया से प्राप्त हुई हैं। जो समानांतर मीडिया है, जो यूट्यूबर्स हैं, वो लगातार वो कवरेज कर रहे हैं और विपक्ष के इस पूरे मूवमेंट को सामने ला रहे हैं। हो सकता है कि ये बहुत जमीन तक ना पहुंच रहा, माने अंतिम व्यक्ति तक ना पहुंच रहा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये 70-80% लोगों तक पहुंच रहा है, इससे कम नहीं होगा। अब जिम्मेदारी जिस नागरिक समाज की है वो इसको आगे बढ़ाए। अब इसमें कुछ समस्या तो ये भी है कि बहुत सारे विपक्ष के दल हैं जो अभी खामोश हैं, जिनकी बड़ी अपील मानी जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी अपील मानी जाती है, लेकिन वहां खामोशी है। तो इसको, और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन समाजवादी पार्टी कम से कम उस बात को रेखांकित कर रही है। लेकिन अभी ये चीज जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव जो वहां पे कर रहे हैं, अब वो चुनावी साल है वहां पे, वो अभी उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि इसमें मास अपील है और हर व्यक्ति को ये लगा, खास करके दलितों के बीच में, पिछड़ों के बीच में, माइनॉरिटी के बीच में जो जागरूकता आई है, उसके लिए वो लगातार प्रयासरत है। लेकिन समस्या कहां आती है? राहुल गांधी जी एक बात और कहते हैं कि मैं सिस्टम के बेहद करीब रहा हूं और मुझे मालूम है कि सिस्टम कैसे काम करता है। सिस्टम जब आपके खिलाफ खड़ा हो, जनता के खिलाफ खड़ा हो, तो बहुत ज्यादा चुनौतियां हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए कि मेरा नाम काट दिया गया, तो मुझे वो जानकारी हो, मैं जाऊं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। अभी ये हुआ कि नहीं साहब आप क्लेम कर सकते हैं, तो चलिए हमने क्लेम कर दिया, लेकिन उसके बाद वो वोट बना कि नहीं बना, ये वो नहीं जान पाएगा। अब ठीक है, मैं लखनऊ में बैठा हूं, मैं चीजों को जान रहा हूं, तो हो सकता है कि मैं प्रयास कर लूं तो मेरी समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन जो गांव में है, दिन भर काम करेगा, शाम को भोजन पाएगा, जो मजदूर है, किसान है, जो गरीब, वंचित, अशिक्षित लोग हैं, वो कैसे इतनी जद्दोजहद करेंगे कि जिनको थाने में जाने में भी डर लगता है, जो कचहरी जाए तो उन्हें डर लगता है, वो कैसे करेंगे? बिहार में ये सबूत निकल करके आए कि साहब जो कर्मचारी हैं वो पैसा मांग रहे हैं। अब अपने ही वोट को पाने के लिए, अधिकार को पाने के लिए पैसा दिया जाए। इसीलिए मुझे लगता है कि इस अपील में मास मूवमेंट की गुंजाइश है, क्योंकि ये सामान्य लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसीलिए इसमें मास मूवमेंट की गुंजाइश है, और राहुल गांधी जितना इसको आगे लेकर के जाएंगे उतना ही ये बड़ा आंदोलन होता जाएगा। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे बिहार के चुनाव तो एक तरह से आप कहिए कि ये एक बड़ा विस्फोट हुआ, लेकिन इसका असर अभी जाएगा। और अब साउथ तक चीजें पहुंच गई हैं, वहां भी ये सबूत आ रहे हैं सामने, तो इसका मतलब है कि देशव्यापी इसका असर तो हो चुका है।
बस इसे देशव्यापी आंदोलन में तब्दील होना है। अब वो चूंकि सिस्टम दूसरे तरह का है, कोई आरएसएस जैसा र्यूमर स्प्रेडिंग सिस्टम नहीं है, और सामने जब ऐसे लोग बैठे हो जिनका दिन भर यही काम है भ्रम पैदा करना, कुछ और लोगों को लगा दिया जाएगा धार्मिक बातें, अंधविश्वास ये पैदा करने में, तो लोगों का भटकाव उधर हो जाए, या कोई व्यक्ति बयान एक दे देगा, उस बयान पर बहस होने लगेगी महिलाओं को लेकर के, तो सारा ध्यान भटका दिया। क्योंकि इस तरह के जो उत्तेजक बयान होते हैं उससे मीडिया में जब बहस होती है तो लोग उधर चले जाते हैं। तो राहुल गांधी जी की बात ये ना पहुंचे, इस पर बहस ना हो, ये सारी रुकावटें हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि चूंकि ये जनता से जुड़ा हुआ सीधा मामला है, इसलिए इसमें मास मूवमेंट की गुंजाइश है, और अभी नहीं तो कुछ समय बाद ये जरूर आपको दिखेगा। और बहुत सारे लोगों ने तो ये तय कर लिया है कि लोकतंत्र और समाज और संविधान बचाने की जो लड़ाई है उसका एक तरह से ये अंतिम मौका है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं जी। और उसके लिए लोग जिस तरीके से आ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी जी के साथ, उस पूरे विपक्ष की लड़ाई के साथ जो लोगों की एकजुटता है, वो एक बड़ा विश्वास पैदा कर रही है। राजीव जी जी बिल्कुल। प्रशांत जी आपके पास आता हूं, धनंजय जी थोड़ी देर में आपके पास भी आता हूं। प्रशांत जी कैसे देखा जाए, शीतल जी जो बातें कह रहे थे उसमें कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो रही थी, उस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ साथ क्या आपको भी लगता है कि एक यहाँ पर विपक्ष के लिए एक शानदार मौका जो है वो चुनाव आयोग ने भी दे रखा है? जी देखिए, दो तीन बातें हैं राजीव जी। एक तो एंटी इनकम्बेंसी है जी। नीतीश कुमार, लीडरशिप क्राइसिस है एनडीए के अंदर, वो किसको प्रोजेक्ट करेंगे? नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो वहाँ मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान कार्ड अब नहीं चल रहा है, तो कम से कम बिहार में तो नहीं चलेगा, तो उसके अलावा क्या करेंगे? बहुत सारे मुद्दे जिनकी हवा निकल चुकी है, जैसे सीज फायर, वो ट्रंप ने हवा निकाल दी। और अभी विदेश नीति को लेकर बहुत सारे नए चुनौतियां हैं, अमेरिका के साथ, रूस के साथ, तेल का आयात, तमाम सारी बातें हैं जिसका इम्पैक्ट पड़ना है भारत की अर्थव्यवस्था पर। लेकिन दो चीज़ें अभी इनके पक्ष में है, एक मीडिया और एक चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को लेकर मैं थोड़ा सा संदिग्ध हूँ कि चुनाव आयोग की लोकप्रियता तो कम हो रही है, चुनाव आयोग का विश्वास जरूर कम हो रहा है जनता के बीच में, लेकिन चुनाव आयोग बड़ी बेशर्मी के साथ अगर बेईमानी कराने पर आमादा हो जाए तो उसको कौन रोक सकता है? उसको रोक सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो जनता सिर्फ आंदोलन कर सकती है, जनता चुनाव आयोग को पारदर्शी नहीं बना सकती, चुनाव आयोग को निष्पक्ष नहीं बना सकती। वो काम सुप्रीम कोर्ट को करना है कि बिहार के चुनाव आयोग कैसे करवाए। तो उसकी लोकप्रियता कम हो रही है, विश्वसनीयता कम हो रही है, लोगों में विश्वास नहीं है। 60% 65% लोग मानते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो ठीक नहीं काम करता, तो उससे ठीक काम कराएगा कौन? सरकार तो कराने से रही, सरकार का तो काम कर रहा है वो। तो ये एक बड़ा सवाल है सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन बिहार की जनता, और बिहार में जैसा शीतल भी कह रहे थे, हम लोग भी बहुत दिन चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में एक आंदोलन तो जन्म ले रहा है, और बिहार का डीएनए की बात हुई थी एक इलेक्शन में, मोदी जी ने बिहार का डीएनए पूछ लिया था, तो बिहार का डीएनए आंदोलन रहा है। चलिए प्रशांत जी थोड़ा रोकना चाहूंगा, उधर कटिहार में तेजस्वी यादव अभी भाषण दे रहे हैं, इनके बाद राहुल गांधी भाषण देंगे, जरा सुन लेते हैं तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए। झूठ बोलने का मैन्युफैक्चरर है, झूठ बोलने का होलसेलर है, झूठ बोलने का डिस्ट्रीब्यूटर है। जाइए, हिम्मत है तो जो करना है आप कीजिए। तेजस्वी जेल जाने से डरता नहीं,
हमारे भगवान ही का पैदा जेल में हुआ था, श्री कृष्ण का हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। और हम लोग सबको साथ लेके चलेंगे, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो। तेजस्वी सबको साथ लेके चलेगा और एक नया बिहार बनाना है जहां कारखाने खुलेंगे, जहां इंडस्ट्री लगेगा, जहां आईटी पार्क लगेगा, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात होगी। इस विषय पे काम होगा, मुद्दे के काम होंगे। सबको सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाली सरकार, ऐसी सरकार तेजस्वी देने का काम करेगा। मोदी जी आते हैं, बोलते हैं कि भ्रष्टाचार जो है ये लोग आ जाएंगे तो बढ़ जाएगा। आपको हम एक बात बता दें, एक इंजीनियर साहब है ग्रामीण कार्य विभाग में, उनके घर से 11 करोड़ रुपया मिला, कुछ नहीं हुआ। आज कल एक और इंजीनियर साहब क्या रेट पड़ा, लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए उनके घर में थे, उन्होंने सारे लगभग 10 करोड़ रुपए में आग लगा दी, आग लगा दिया। और ये सारा पैसा जो है ऊपर तक जाता है, ऊपर तक जाता। इस सरकार में 80,000 करोड़ का घोटाला हुआ सीएजी के रिपोर्ट में, कोई खबर नहीं है, कोई खबर नहीं। आप मेरे दिल से बताइए, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? और आपको एक बात बता, एसआईआर जो प्रक्रिया हुई है उसमें आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना होता है कि नहीं होता? जातीय प्रमाण पत्र बनवाना होता है कि नहीं होता? घूस लिया जाता है कि नहीं लिया जाता? घूसखोरी बढ़ी है, अफसरशाही बढ़ी है। अब तक केवल एसआईआर के प्रक्रिया में ही 4,000 करोड़ रुपए, कितना? 4,000 करोड़ रुपया केवल आवासीय प्रमाण पत्र और जातीय प्रमाण पत्र लेने के लिए इन अधिकारियों ने, भ्रष्ट सरकार ने लेने का काम किया। ये पैसा सब भाजपा के नेता चुनाव में लगाने का काम करेंगे, इसलिए भ्रष्टाचार लगातार जो है बढ़ रहा है। हम लोग क्योंकि सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त सरकार जो है हम लोग जो है देने का काम करेंगे। ये लोग नकलची सरकार है। तेजस्वी ने नौकरी दिया 5 लाख, तो ये सरकार कहती है हम भी देंगे। हमने बोला वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे, तो सरकार बोली हम भी बढ़ाएंगे। हमने बोला युवा आयोग का गठन करेंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी करेंगे। हमने कहा डोमिसाइल लागू करेंगे, ये सरकार कहती है हम भी करेंगे। हमने कहा निःशुल्क अभ्यर्थियों का फॉर्म फीस माफ करेंगे, ये सरकार कहती है हम भी फॉर्म फीस कम कर देंगे। तेजस्वी ने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री में देंगे, ये सरकार कहती है हम भी फ्री में देंगे। तो आप समझ जाइए, जो तेजस्वी महागठबंधन कह रहा है वही ये सरकार कर रही है। तो डुप्लीकेट से अच्छा तो हमको अपना ओरिजिनल सीएम चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बोला, डुप्लीकेट या ओरिजिनल? डुप्लीकेट या ओरिजिनल? डुप्लीकेट या ओरिजिनल? और राहुल गांधी जी को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो संघर्ष कर रहे हैं, पूरा बिहार उनके साथ खड़ा है। और तेजस्वी राहुल गांधी जी महागठबंधन के सभी साथी मिलकर के निकम्मी 20 साल की खटारा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। पहले बिहार जीतेंगे, फिर हम लोग देश जीतने का काम करेंगे। तो आप लोगों का साथ मिलेगा। एक बार हाथ उठा करके नारा लगाइएगा जोर से। हम बोलेंगे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। और राहुल गांधी जी का जम करके स्वागत कीजिए। हम चाहेंगे कि राहुल गांधी जी को हम शकील साहब आमंत्रित करना चाहते हैं। आइए। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोज, यही है रख्ते सफर मीरे कारवां के लिए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। ये कारवां राहुल गांधी जी का अमन का, आश्ती का, मोहब्बत का, प्रेम का और तरक्की का कारवां है। ये रुकेगा नहीं, ये इनकलाबी कारवां है। लोगों की तकदीर बदलने का
बीमारी और दुखों से निजात दिलाने का कारवा है। मैं अपने इलाके में आपका पुरजोश खैर मकदम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। अब ये मंच के बीच में मैं आना नहीं चाहता, इनके बीच में आइए। कदवा के जो कि एक पिछड़ा इलाका है, जो मौका आपने दिया, पार्टी ने दिया, जो भी कोशिश हो सकी किया हमने। आइए, ये जो हमारा वोट चोरी यात्रा चल रहा है, जिसके आप नायक हैं, आप आइए और जनसभा से खिताब कीजिए। माननीय राहुल गांधी जी, वोट चोर, माननीय राहुल गांधी जी। नमस्कार। तेजस्वी जी, भट्टाचार्य जी, साहनी जी, हमारे पीसीसी राम जी, सीएलपी शकील जी, डीके शिव कुमार जी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, गठबंधन के सीनियर नेता जो स्टेज पे हैं, इनका और आप सबका, मेरे भाइयों और बहनों का यहां मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस यात्रा में अब 4-5 दिन हो गए हैं, आपने अपनी पूरी की पूरी शक्ति इस यात्रा में डाली, हमारी मदद की। और ये जो संविधान है, ये जिसकी हम इस यात्रा के माध्यम से रक्षा कर रहे हैं, आपने हमारे साथ मिलकर इस संविधान की रक्षा की, वोट की रक्षा की और अपने भविष्य की रक्षा की। भाइयों और बहनों, ये मामूली किताब नहीं है। ये इसमें जो सोच है, ये हजारों साल पुरानी सोच है। हां, इस किताब को अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, पटेल जी ने इस किताब को आजादी की लड़ाई के बाद 1947 में इसको हिंदुस्तान का संविधान बनाया। मगर जो इसमें सोच है वो पुरानी है। और इस देश में हजारों साल से दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई चल रही है। एक है संविधान की विचारधारा, जो कहती है इस देश के सब लोग एक जैसे हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब जात के लोग, सब धर्म के लोग, स्त्री पुरुष सब एक जैसे हैं और सबको एक जैसे अधिकार मिलने चाहिए। यह संविधान कहता है, यह अंबेडकर जी कहते हैं, इसके लिए गांधी जी लड़े और मरे। और दूसरी तरफ विचारधारा कहती है नहीं, अलग अलग लोगों की जगह है। दलित की जगह समाज के बिल्कुल नीचे, आपको याद होगा अंबेडकर जी अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़े थे। बीजेपी के लोग चाहते हैं कि समाज में दलित सबसे नीचे रहे, ईबीसी और ओबीसी आगे ना बढ़े, महिलाओं की जगह है, उन्हें उस जगह में रहना चाहिए। और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का पूरा धन 10-15 लोगों के हाथ में हो, सत्ता एक संगठन के हाथ में हो, पूरा बिजनेस
बस चुने हुए लोगों के हाथ में हो, अंबानी अडानी जैसे, और वो इस संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। ये आपको अच्छी तरह समझना होगा। ये संविधान आरएसएस और बीजेपी नहीं लाई। जिस व्यक्ति ने, गांधी जी ने इस संविधान के लिए जिंदगी दी, उसकी हत्या की गई। गोडसे ने गांधी जी को गोली से मारा। गोडसे इस संविधान के खिलाफ था। जब उसने गांधी जी को गोली मारी, उसके दिल में गांधी जी से नफरत क्यों थी, गुस्सा क्यों था? क्योंकि गांधी जी ने यह संविधान की सोच की विचारधारा के लिए अपनी पूरी जिंदगी दी। यह लड़ाई चल रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, मीडिया है, पब्लिक सेक्टर हुआ करता था। सेना में पहले आपके लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, गरीब जनरल कास्ट के लिए रास्ता हुआ करता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके लिए आज कौन सा दरवाजा खुला है? पब्लिक सेक्टर का दरवाजा बंद, सेना का दरवाजा बंद, बिजनेस का दरवाजा बंद, ब्यूरोक्रेसी का दरवाजा बंद। जो भी आपका था वो सारे के सारे रास्ते नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, आरएसएस ने बंद कर दिए हैं। बिहार बेरोजगारी का सेंटर है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस प्रदेश में है। बिहार का हर युवा जानता है। इसका कारण क्या है? कारण है नोटबंदी, कारण है गलत जीएसटी, कारण है कि नरेंद्र मोदी जी ने आपका पूरा का पूरा धन 2-3 अरबपतियों को पकड़ा दिया है। उनको जितना भी बैंक लोन चाहिए ले सकते हैं। अदानी लाखों करोड़ रुपए बैंक लोन ले सकता है, मगर अगर बिहार का कोई युवा बैंक से लोन मांगता है, उसे जूता मार के बाहर भगा दिया जाता है। सही है नहीं है? अगर किसान, बिहार का किसान मर जाए, मगर उसको बिहार के बैंक लोन नहीं देंगे, मगर अरबपतियों को लाखों करोड़ रुपए दिए जाते हैं। और फिर अरबपतियों का कर्जा माफ होता है, लाखों करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया जाता है। और किसानों को जब कर्जा माफी की जरूरत होती है, कभी उनका कर्जा माफ नहीं किया जाता। और अब नई चीज शुरू हुई है, और यह बात आपको अच्छी तरह समझनी होगी। यह जो संविधान है, यह हर हिंदुस्तान के नागरिक को एक वोट देता है। हर नागरिक को यह संविधान एक वोट देता है। अंबेडकर जी का संविधान एक वोट देता है। और बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में यह जो संविधान आपको वोट देता है, वो वोट चोरी किया जा रहा है। बिहार में लाखों लोग से उनका वोट चोरी किया जा रहा है। यात्रा में हजारों लोग हमसे मिले हैं, 2-3 बार वोट किया है, कोई कारण नहीं दिया, वोट काट दिया। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में हमने दिखाया, एक लोकसभा सीट में, एक विधानसभा सीट में 1 लाख फर्जी वोटर थे, और उन 1 लाख वोटर के कारण बीजेपी चुनाव जीती। महाराष्ट्र में लाखों नए वोटर आए, लोकसभा में नहीं थे, लोकसभा में हम जीते,
लोकसभा चुनाव के बाद 4 महीने के अंदर लाखों नए वोटर आते हैं, सारे के सारे वोटर बीजेपी को समर्थन देते हैं। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा इनके नाम हमें दीजिए, ये कौन लोग हैं, हमें वोटर लिस्ट दिखाइए, इलेक्शन कमीशन कहती है हम नहीं दिखाएंगे। और हमने कहा ठीक है, वीडियोग्राफी दिखाओ, पोलिंग बूथ में वीडियो लगा है वो दिखाओ, हम देखना चाहते हैं कितने लोगों ने वोट दिया। इलेक्शन कमीशन कहती है नहीं, हम नहीं दिखाएंगे। कानून था भाइयों और बहनों, वीडियोग्राफी का कानून था, कानून बदल दिया, कहा कि नहीं हम कानून बदलेंगे, वीडियोग्राफी हम नहीं दिखाएंगे, उल्टा 45 दिन में वीडियोग्राफी को खत्म कर देंगे, रद्द कर देंगे। भाइयों और बहनों, जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, जैसे हरियाणा में चोरी किया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो दलितों को, पिछड़ों को, ईबीसी को अपना हक नहीं देना चाहते हैं। वो जानते हैं कि ये संविधान और वोट गरीबों को हक देता है, और वो अदानी अंबानी की सरकार चलाना चाहते हैं। और जो आप सवाल पूछते हो उनके जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए वो आपका वोट छीन रहे हैं और काट रहे हैं। लाखों लोगों का वोट उन्होंने बिहार में काटा है, लाखों लोगों का, और चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने वोटर अधिकार यात्रा, पूरे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू की। शुरुआत की, हमें लगा कि बिहार की जनता अपनी आवाज हमें सुनवाएगी। भाइयों और बहनों, पता नहीं आपने टीवी पे देखा नहीं देखा, लाखों लोग इस यात्रा में शामिल हुए। बारिश में, धूप में, रात को लाखों लोग शामिल हुए, और एक ही नारा निकलता है वो लोगों के मुंह से, सुनिए, शायद मीडिया वाले दिखाएं ना, ये आपकी मीडिया नहीं है, ये आपकी नहीं है, ये हिंदुस्तान की नहीं है, ये गरीबों की नहीं है, किसानों की नहीं है, ये अरबपतियों की, अदानी अंबानी की मीडिया है। देखिए, सुनिए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अब शाम को टीवी देखना, ये नारा नहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा, ये भीड़ नहीं दिखेगी, क्योंकि ये गरीबों की भीड़ है, मजदूरों की भीड़ है, किसानों की भीड़ है, ये नहीं दिखने वाली। अंबानी की शादी दिख जाएगी, देखिए आपने टीवी पे 10-15 करोड़ रुपए की गाड़ी दिख जाएगी, मगर बिहार की जनता, किसान, मजदूर नारा बोलते नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि आपकी मीडिया नहीं है। मगर ये भूलिए मत, वोट नहीं चोरी होने देना है, एक वोट नहीं चोरी होने देना है। यात्रा का लक्ष्य, आपने हमें इतनी मदद की, रात को आप आए, इतने प्यार से मेरी बात सुनी, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। तो सुन रहे थे यहाँ पे साफ साफ जय हिंद, जय भारत, जय बिहार कह रहे थे, कहकर अपने भाषण का समापन किया यहाँ राहुल गांधी ने। और प्रशांत जी, आप उस समय अपनी बात रख रहे थे, इस बीच दोनों भाषण आपने सुना। जल्दी से अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे और इस कार्यक्रम के तुरंत बाद योगेंद्र यादव का शानदार इंटरव्यू हम लोगों को देखना है और उस तरफ भी बढ़ेंगे। प्रशांत जी, देखिए, जो बात मैं कह रहा था वो वही राहुल गांधी उसकी कोशिश कर रहे हैं, और जो बात मैं डीएनए की कर रहा था कि बिहार का डीएनए आंदोलन का डीएनए है, और भारत की आज़ादी का आंदोलन, गांधी जी का आंदोलन चंपारण से शुरू होता है। इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने का आंदोलन भी, इमरजेंसी के खिलाफ भी, बिहार से चालू होता है। और इंदिरा गांधी
सत्ता में जब वापस आती हैं तो उसका भी कारण उनकी बेलची यात्रा बनी थी जी। और उसी बिहार ने वापस इंदिरा गांधी को सत्ता में बिठाया था। और यही अब काम राहुल गांधी कर रहे हैं कि ये सेकंड बेलची, क्योंकि सामाजिक न्याय का मुद्दा लेके वहां गए हैं। तेजस्वी और राहुल गांधी दोनों के भाषणों में आप देखिए कि अब वो चुनाव आयोग और वोट चोरी से थोड़ा आगे जाके बात करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं इस यात्रा के पड़ाव के, तो वो मुद्दों का विस्तार कर रहे हैं। तो उससे लगता है कि एक बिहार में जन आंदोलन खड़ा होने की उम्मीद दिखाई देती है। इसमें बहुत बड़ा रोल केवल पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं होगा, मीडिया का होगा। उस मीडिया का होगा जो डिजिटल मीडिया है या छोटा मीडिया है। देखिए, जो गोदी मीडिया वो उनके साथ रहेगा, चुनाव आयोग उनके साथ रहेगा। इस सच्चाई को राहुल गांधी समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो मीडिया नहीं दिखाएगा आपको। तो अब इस सच्चाई को अगर आप समझ रहे हैं तो इसका निराकरण निकालना भी जनता के साथ मिलके, अपनी पार्टी के साथ मिलके, गठबंधन के पार्टनर के साथ मिलके, वो भी आप ही का काम है। क्योंकि बहुत ही असामान्य समय है कि जब सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को पूरी ढील दे रहा है, चुनाव आयोग हर किस्म की बेशर्मी पर आमादा है, एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट सुझाव देता है उसको, वो सुझाव को नहीं मानता है। 65 लाख लोगों का मतदाता सूची से नाम हट जाता है और सुप्रीम कोर्ट में वो पैनिक नहीं दिखाई देता है जनाधिकारों के प्रति, मूल अधिकारों के प्रति, जो दिखना चाहिए। तो बहुत असामान्य समय है और इस असामान्य समय में एक ही जो उम्मीद की किरण दिखाई देती है वो जनता का आंदोलन है। बिल्कुल, जनता अगर चाहेगी तो जनता ने जिसको सत्ता में बिठाने के लिए वोट दिया है उसको आप नहीं, अगर उसमें हेरफेर करेंगे तो फिर इस आंदोलन का अगला रूप भी हम लोग देखेंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये आंदोलन, और इसमें चूंकि ये अभी तो इसकी शुरुआत है, अभी चुनाव सिर पे है, बिहार का चुनाव, लेकिन उससे पहले SIR और उसको लेकर भी बहुत मजबूती के साथ यहाँ विपक्ष जो है वो दबाव बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी का भाषण आप लोग सुन रहे थे। राहुल गांधी के भाषण और उनसे पहले तेजस्वी यादव का भाषण वो साफ दिखाता है और साफ दिख रहा है। प्रशांत जी और अमलेंदु जी, आप लोग साथ में बने हुए हैं, दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ एक वो अंदर से जो एक उत्साह होना चाहिए, कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए, वो इन दोनों नेताओं ने गेन कर लिया है। वो बिहार में दिख रहा है। आगे क्या कुछ होगा वो समय बताएगा, लेकिन बिहार में अब यहाँ से बहुत मुश्किल में नरेंद्र मोदी यानी उनकी पार्टी बीजेपी और बहुत मुश्किल में नीतीश बाबू दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में अगर सब कुछ ठीक रहा, जितना दबाव, क्योंकि ये जो दबाव है प्रशांत जी, जैसा आप कह भी रहे थे, ये जो दबाव है वो दबाव साफ साफ है कि चुनाव में निष्पक्षता हो, चुनाव पारदर्शी तरीके से हो, और इसके लिए ये जरूरी है जो काम अभी ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद आप कितने भी आंदोलन कर लीजिए, कुछ नहीं होगा, जैसा महाराष्ट्र में हुआ, जैसा हरियाणा में हुआ। इसीलिए इस बार एक्स्ट्रा अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं राहुल गांधी, ये साफ दिखता है। चलिए इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, और चूंकि इसके तुरंत बाद योगेंद्र यादव जी का एक बहुत ही शानदार इंटरव्यू है, उसको आप देखिए, और उसमें बिहार में क्या कुछ होने जा रहा है, टेक्निकल पहलू, और चूंकि योगेंद्र यादव सेफोलॉजिस्ट भी रहे हैं और वो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे बड़ी बात कि योगेंद्र यादव भी एक याचिका करता है SIR में और अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे थे। हालांकि उनके एडवोकेट वहाँ एक नहीं, कई एडवोकेट हैं, लेकिन बाकी तमाम और बड़े बड़े देश के जितने भी वरिष्ठ वकील हैं सब वहाँ पे मौजूद हैं, और उन सब के बीच इन्होंने अपनी बात रखी थी। तो क्या कुछ बातें हैं और क्या होने जा रहा है? क्या SIR रद्द